जियोलॉजी, जियोलॉजी जैकबोर्ड क्लास 12th। पहला जो ब्रांच है वो है आपका पेट्रोलॉजी। सेकंड ब्रांच जो है वो है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी। देन थर्ड जो ब्रांच है वो है आपका पैलेंटोलॉजी एंड फोर्थ आपका स्ट्रेटिग्राफी। पेट्रोलॉजी को हिंदी में मैं बार बार कह चुका हूँ, इसके सेल विज्ञान बोला जाता है। सेल विज्ञान, सेल विज्ञान। वहीं अगर मैं इसके बारे में बात करूँ इकोनॉमिक जियोलॉजी, तो इसे कहा जाता है हिंदी में आर्थिक भूविज्ञान। आर्थिक भूविज्ञान, आर्थिक भूविज्ञान। देन पैलेंटोलॉजी को कहा जाता है हिंदी में जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। देन स्ट्रैटिग्राफी को हिंदी में कहा जाता है अस्तरित सेल विज्ञान, अस्तरित सेल विज्ञान। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन को देखे होंगे तो आपको बखूबी जो है ये चारों ब्रांच के नाम पता होगा, हिंदी मीडियम के हो या चाहे इंग्लिश मीडियम। तो चलिए सबसे पहले हम सेशन 1 में बात करते हैं कि आखिर सेशन 1 में, सॉरी सेट 1 में, सेट 1 में क्वेश्चंस क्या है, उनके आंसर्स क्या होगा, साथ ही साथ बीच बीच में कंसेप्ट के साथ भी मैं चर्चा करते जाऊंगा। तो सेट 1 में जो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये आपका लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, लेकिन मैं चर्चा आपका हिंदी में भी करूंगा, इसलिए आपको कंफ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है या जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टर्म आपको इंग्लिश में ही याद रखने से बेहतर होगा। तो पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बाइनरी मैग्मा टेक्स प्लेस इन डॉट डॉट स्टेज या स्टेजेस। यानी जब लिक्विड मैग्मा जब बाइनरी फेज में रहता है, यानी जो आपका द्रव के रूप में जो आपका मैग्मा है, जब वो क्रिस्टलाइजेशन बनता है, जब वो क्रिस्टल बनता है, तो इनके जो प्रोसेस है वो कितने फेज में है, कितने स्टेज में है, आपको इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास 3 है, 2 है, 1 है और ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो आपको जो ये टिक लगाना है क्वेश्चन नंबर 1 का, इनके टोटल 3 फेज है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, बोले तो 3। अगर मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको 2010 से लेके 2020 तक, 2024 तक ऑलरेडी एमसीक्यू आपका अपलोड है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे उस सेशन को देखते नहीं है, उनको करंट सेशन चाहिए होता है। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, सिलेबस वही है, सेशन नया रहे या पुराना रही है मतलब नहीं है, जो भी सेशन डाला हुआ है यूट्यूब में वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बोले तो 3 फेज होता है। देन आपका व्हिच रॉक कंटेन्स द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका। यहाँ पर कह रहा है कि 4 चट्टान है यहाँ पर, एक है बेसाल्ट, एंडेसाइट, ट्रेकाइट और जो डी नंबर ऑप्शन है ये है नन ऑफ दिस। सवाल कह रहा है कि जो सिलिका की मात्रा है वो सबसे ज्यादा कम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो बेसाल्ट, एंडेसाइट या ट्रेकाइट या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम, आपको दिक्कत नहीं होगा, सेशन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, सुनिए, आपको समझ में आएगा। और रटने से ज्यादा सुनने में आपको ज्यादा चीजें याद होती है, दिमाग में रहता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। तो कह रहा है कि इन चट्टानों में से कौन सा ऐसा चट्टान है जिनमें सिलिका की मात्रा कम होता है, यानी लोएस्ट परसेंटेज होता है, सिलिका की प्रतिशत कम होता है। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट। जो ऑप्शन नंबर 1 है बेसाल्ट, ये आपका सही हो जाएगा, बेसाल्ट। और ये प्रीवियस ईयर में का 1 साल का अगर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो इस तरह का सवाल आपका पूछा है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच वोल्केनिक रॉक कंटेन्स द हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा आपका लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका, देन यहाँ पर पूछ रहा है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका। यानी 4 यहाँ पर चट्टान है, वही ऑप्शन है बेसाल्ट है, एंडेसाइट है, रायोलाइट है एंड नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें आपका सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होता है। तो आई होप इनका जवाब आपको पता होगा। तो अगर मैं 3rd नंबर के बारे में बात करूं, जो ऑप्शन नंबर सी में है रायोलाइट, ये आपका सही है। जो रायोलाइट होता है इसमें सिलिका की मात्रा हाई रहता है और बेसाल्ट में सिलिका की मात्रा लो रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, रायोलाइट। आप लोगों को अगर इनका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर पुट करेंगे। ओके वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 रायोलाइट, यस एब्सोल्युटली राइट, है ना। देन आगे बढ़ते हैं। देन आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी ऑफ रॉक इज नॉन एज। तो मैं आपको 4 ब्रांच पढ़ाया था, एक आपको पढ़ाया था पेट्रोलॉजी, दूसरा पढ़ाया था स्ट्रैटिग्राफी, तीसरा पैलेंटोलॉजी और एक है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी। और उनके स्टडी जोन के बारे में भी बताया था, उनके अध्ययन क्षेत्र के बारे में भी बताया था। तो आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, अगर मेरे थ्योरी वाले सेशन देखे होंगे तो यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा पेट्रोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। और मैं आपको बताया था कि पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइंस, यानी पेट्रोलॉजी को रॉक साइंस भी कहा जाता है, रॉक साइंस भी
कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलॉजी में जो स्टडी होता है, जो अध्ययन होता है, वो मुख्य रूप से रॉक का होता है, रॉक का होता है। इसलिए इसे द स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी में आखिर किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका रॉक का है। या रॉक किस ब्रांच में अध्ययन होता है, तो पेट्रोलॉजी में। इसलिए पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइंस, देन रॉक साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोलॉजी। यानी चट्टानी विज्ञान को आपका शैल विज्ञान भी कहा जाता है, शैल विज्ञान को चट्टानी विज्ञान भी कहा जाता है, और इसमें मुख्य रूप से हम शैलों का ही अध्ययन करते हैं, यानी रॉक्स का। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही है। देन हम आगे बढ़ते हैं सेशन को लेकर और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। सर आज रात तक सारा करा दीजिए। ओके, मेरा प्रयास जरूर रहेगा, है ना। बस आप लोग एनर्जी बनाकर रखिए, है ना, जरूर आपका कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं। मैंने थ्योरी वाले सेशन में जो भी मैं यहाँ पर एमसीक्यू चर्चा करूंगा, ये सारे के सारे ऑलरेडी मैं थ्योरी में अच्छे से बताया हूँ, कंसेप्ट समझ में आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव का स्टडी अच्छे से हो गया, तो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारा कवर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हिच वन इज अ कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी। हिंदी मीडियम के बच्चे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताया था, यहाँ पर अगर आपको कंसेप्ट याद है थ्योरी वाले सेशन का, तो आप याद कीजिए। मैं आपको बताया था इग्नियस रॉक के बारे में, इग्नियस रॉक के बारे में कि इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्हें आपका 2 भागों में बांटा गया था। एक है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखिए सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं, बल्कि यहाँ पर सब्जेक्टिव भी कवर हो रहा है। अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ तो सब्जेक्टिव भी कवर हो रहा है। देन आपका एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। तो हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इग्नियस रॉक डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। बोले तो हिंदी में अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान और बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान। अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान और बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान, अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान और बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान। और हमने ये भी बताया था कि इंट्रूसिव को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका कॉन्कॉर्डेंट और एक हमने बताया था डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट। और कॉन्कॉर्डेंट का हमने फेमस एग्जांपल बताया था सील, और हमने डिस्कॉर्डेंट का फेमस एग्जांपल बताया था डाई। देन आप समझ गए होंगे। और इस कॉन्कॉर्डेंट को हिंदी में कहा जाता है अनुअस्तरी, और डिस्कॉर्डेंट को हिंदी में कहा जाता है अनुनअस्तरी, अनुनअस्तरी। हिंदी में सील को सील ही कहा जाता है और डाइक को हिंदी में डाइक ही कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन पर आइए, और यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच वन इज द लार्जेस्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वन इज अ कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी। यहाँ पर ऑप्शन है डाइक, सील, डाइक, सील, देन आपका बैथोलिथ, देन नन ऑफ दिस। तो आज यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और आप ये भी समझ गए होंगे कि आखिर इनका सटीक उत्तर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कॉन्कॉर्डेंट, हिंदी में बोले तो अनुअस्तरी, अनुअस्तरी। और हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक में याद रखने के लिए ये भी बताया था कि आप याद रखिएगा सी से, सी फॉर कॉन्कॉर्डेंट एंड सी फॉर सील, हम आपको याद रखने के लिए बताया था। देन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि कॉन्कॉर्डेंट का फेमस एग्जांपल क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा। यानी कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी का इनमें से कौन उदाहरण है, तो सील। देन क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही है ना। तो रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, है ना। इंग्लिश मीडियम खोज खोज के थक गए हम। क्या थक गए भाई, चैनल खोजते खोजते थक गए क्या। चलिए, तो यहाँ पर आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत अनुअस्तरी बॉडी कौन सा है इनमें से, डाइक है या सील है या बैथोलिथ है। तो आपका सील आपका सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हिच वन इज द लार्जेस्ट इग्नियस फॉर्म। इग्नियस चट्टानों के अंतर्गत लार्जेस्ट फॉर्म इनमें से कौन सा है, लार्जेस्ट फॉर्म। एक है आपका डाइक, एक है आपका सील, एक है आपका बैथोलिथ, एक है आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। व्हिच वन इज द लार्जेस्ट इग्नियस फॉर्म कहा है, लार्जेस्ट इग्नियस फॉर्म। यहाँ पर ना तो कॉन्कॉर्डेंट बॉडी कहा है क्वेश्चन में, और ना ही आपका डिस्कॉर्डेंट बॉडी कहा है। ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन नहीं है। हाँ, पूछा क्या है, लार्जेस्ट इग्नियस फॉर्म, यानी आपका आग्नेय चट्टानों की बड़ी संरचना के बारे में यहाँ पूछा है। आग्नेय चट्टानों का बड़ी संरचनाओं के बारे में पूछा है। यहाँ पर ना तो कॉन्कॉर्डेंट पूछा है, ना ही डिस्कॉर्डेंट पूछा है, ना ही इंट्रूसिव पूछा है, ना ही एक्सट्रूसिव पूछा है। यानी आग्नेय चट्टानों की बड़ी संरचना के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा है। तो आपका बैथोलिथ के बारे में हमने बताया था कि जो बैथोलिथ होते हैं ये 50 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक एरिया में
बड़े बड़े स्ट्रक्चर के रूप में आपको पहाड़ दिखाई पड़ेगा, बैथोलिथ, और वो गुंबद आकार के रूप में दिखाई पड़ेगा, एक तरह से बोला जाए तो डोम शेप में, तो इसी को कहा जाता है बैथोलिथ। यानी इस प्रकार से बड़े आपका आकार में आपका बना हुआ रहेगा पहाड़, और इसका एरिया 50 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक एरिया में फैला हुआ हो सकता है। तो आग्नेय चट्टानों का ये सबसे बड़ी संरचना है बैथोलिथ। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही है, बैथोलिथ। देन हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओपनिंग एट द टॉप ऑफ वोल्केनो इज कार्डेरा, क्रेटर, लैपिल्ली एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि आखिर सवाल क्या कर रहा है कि ओपनिंग एट द टॉप ऑफ वोल्केनो इज। तो यहाँ पर कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या कर रहा है। कंसेप्ट ये हुआ कि मान लीजिए ये आपका क्रस्ट है, मान लीजिए एक क्रस्ट है और यहाँ पर कोई ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है ना, यानी ये आपका मेंटल वाला एरिया है और यहाँ से लिक्विड मैग्मा ऊपर की ओर उठ रहा है और इस प्रकार से इतना स्पीड में उठ रहा है कि यहाँ से जाके ये इस प्रकार से क्या हो रहा है, फैल रहा है। गूगल में सर्च करेंगे इस प्रकार से बहुत सारे इमेज मिल जाएगा आपको। तो कह रहा है कि हुई ओपनिंग एट द टॉप ऑफ, यानी यहाँ से क्या हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है, वोल्केनिक इरेप्शन हो रहा है, लिक्विड मैग्मा फ्लो हो रहा है, और इनके टॉप के बारे में कहा है ओपनिंग एट द टॉप ऑफ वोल्केनो इज, यानी सबसे ऊपरी हिस्सा को जब ज्वालामुखी बह रहा होता है या ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा होता है तो उसके सबसे टॉप पॉइंट को क्या कहा जाता है, टॉप पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को काल्डेरा कहा जाता है या क्रेटर कहा जाता है या लैपिल्ली कहा जाता है। तो अगर आपको इनका जवाब अगर पता है तो आप जरूर लिखेंगे। अगर आप 2010 से 2024 तक के मेरा जो प्रीवियस सेशन वगैरह अगर देखे होंगे तो आप इनका आंसर को बखूबी आपको पता चल गया होगा कि आखिर इनका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर आपको इनका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, चाहे आपके दिमाग में सही जवाब हो या गलत हो, लेकिन आपको क्या करना है, जवाब देना है ताकि दोनों तरफ से प्रयास रहे। 7 का 2 क्रेटर, क्रेटर यस, और बाकी लोग क्रेटर, देन और सभी लोग जवाब देंगे। यस, क्रेटर जो है बिल्कुल सही जवाब है, और हाँ क्रेटर जो है बिल्कुल सही जवाब है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ये इसे आपका क्या नाम दिया गया, क्रेटर, और ये जो नल देख पा रहे हैं, ये जो एक नल नुमा देख पा रहे हैं है ना, पाइप जैसा, इनका नाम दिया गया है आपका, इन्हें कहा जाता है कोन कहा गया है, एक तरह से वेंट भी बोला जाता है इसे, वेंट। लेकिन आपका एग्जाम में इस तरह से पूछाएगा नहीं कौन क्या है, वेंट क्या है, आपका ज्यादा से ज्यादा क्रेटर के बारे में पूछ सकता है कि क्रेटर क्या होगा, उनके बारे में आपको पूछ सकता है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और इनके सेंटर पॉइंट कौन सा हो गया, तो इनके आपका जहां से आपका ज्वालामुखी का उद्गार हुआ वो आपका हो गया सेंटर पॉइंट, ये वाले पॉइंट क्या हो गया, सेंटर पॉइंट, है ना। तो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आए आप उनका जवाब सही से दे पाए। अब जो है आपने क्रेटर के बारे में देखा, आपने क्रेटर के बारे में जाना, अब यहां पर समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, यहाँ पर कार्डेरा के बारे में भी देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर जैसे ये वाले जो गड्ढा जैसा दिखाई पड़ेगा है ना, बड़े आकार में जहाँ पर गड्ढा हो जाता है, जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ मान लीजिए, और एक बड़े एरिया में यहाँ पर जब गड्ढा हो जाता है तो उसे कार्डेरा कहा जाता है। तो क्रेटर और कार्डेरा में यही अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है ना, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। देन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डोलोराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट व्हिच टाइप ऑफ रॉक, यानी सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाया था पेट्रोलॉजी को टोटल 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पेट्रोलॉजी को टोटल 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आपका इग्नियस रॉक, एक है आपका सेडिमेंट्री रॉक और एक है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। और यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि इनमें से जो डोलोराइट होते हैं वो किनका उदाहरण है, डोलोराइट के बारे में आपको बताना है। तो सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान, इग्नियस आग्नेय चट्टान, मेटामॉर्फिक बोले तो कायंत्री चट्टान, और नन ऑफ दिस बोले तो इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सटीक उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। लेकिन इनके अलावा मेटामॉर्फिक में हमने आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बताया था कि आखिर उनको याद कैसे रखना है, ट्री की मेथड में कैसे आपको याद रखना है। यहाँ पर डोलोराइट है, डायोराइट, एक आपका
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रुकिए एक मिनट। एक है होता है आपका डोलोराइट और एक होता है आपका डायोराइट। डायोराइट, तो ये जो डोलोराइट होते हैं ये आपका इग्नियस का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 2 का। बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, लेकिन ये आपका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे आपको टिक लगाना है। मेटामॉर्फिक नहीं होगा, है ना, मेटामॉर्फिक नहीं होगा, ये आपका इग्नियस रॉक ही होगा। और ये ग्रेनाइट से आपका हार्ड रहता है, ग्रेनाइट थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, लेकिन और ये जो डोलोराइट होते हैं ये इंट्रूसिव टाइप के इंट्रूसिव टाइप होता है। यानी मैं जैसे आपको बताया आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत 2 भाग होता है, एक इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो ये जो डोलोराइट होते हैं ये इंट्रूसिव का टाइप होते हैं, इंट्रूसिव, है ना, मेटामॉर्फिक नहीं होगा। मेटामॉर्फिक का उदाहरण में आपको ट्रिकी मेथड में आपको बताया था कि आपको मैक्यूलोज, ग्रैनुलोज, एम्फोर मार्बल, सिस्टोज इस प्रकार से रहे तो वो आपका मेटामॉर्फिक का उदाहरण होगा, लेकिन डोलोराइट आपका हो जाएगा इग्नियस रॉक। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लावास कैन फ्लो टू ग्रेटर डिस्टेंस बिकॉज, कह रहा है कि लावा जो है, जो लावा होते हैं, जो लिक्विड लावा, वो अधिक दूरी तक फैल सकता है। इनका मुख्य रीजन क्या है? हाई विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी, लो टेम्परेचर या नन ऑफ दिस। तो इनका अगर आपको आंसर पता है तो आप जरूर लिखेंगे, इनके आंसर के बारे में आप जरूर लिखेंगे अगर आपको पता है तो। देन नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगा ही। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देंगे। देन आपका जवाब है हाई विस्कोसिटी। तो हाई विस्कोसिटी बिल्कुल सही होगा। इनके पीछे रीजन क्या है, इनके पीछे कंसेप्ट क्या है, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हाई विस्कोसिटी क्या होगा, जिसे आपका उच्च श्यानता बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? उच्च श्यानता। सॉरी, ये हाई विस्कोसिटी आपने टिक लगाया, नहीं हाई विस्कोसिटी नहीं होगा, सॉरी लो विस्कोसिटी होगा। लो विस्कोसिटी क्यों होगा इनके बारे में बताते हैं। यानी कम श्यानता, कम श्यानता बोले तो इनमें चिपचिपाहट जो है कम रहेगा, यानी तरल तरल रूप में रहेगा। बोले तो उनमें पतलापन अधिक रहेगा, क्योंकि मान लीजिए ये आपका क्रस्ट है, ये आपका क्रस्ट है और यहाँ से आपका लिक्विड मैग्मा फ्लो हो रहा है और ये आपका इधर उधर फैल रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर लो विस्कोसिटी क्यों होगा इनके बारे में समझिए, कम श्यानता क्यों होगा और ये अधिक दूरी तक डिस्टेंस तय कर सकता है क्यों, इनके बारे में समझिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हमने ग्रीज लिया, ग्रीज समझ रहे हैं जो गाड़ियों में दिया जाता है, और हम यहाँ तारपीन का तेल या फिर मिट्टी का तेल उदाहरण ले रहे हैं। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ग्रीज कहिए या मोबिल कहिए, और हमने एक फर्श लिया और उस फर्श में हमने हमने 2 फर्श लिया और उनका जो ढलान है, उनका जो ढलान है वो आपका सेम है। तो एक आपका फर्श में हमने मोबिल को गिराया और दूसरा फर्श में हमने मिट्टी के तेल को गिराया। तो अधिक दूरी तक या अधिक एरिया तक कौन दूरी तय कर सकता है, मोबिल या मिट्टी का तेल? क्योंकि मिट्टी का तेल में लो विस्कोसिटी होता है और मोबिल या ग्रीस में हाई विस्कोसिटी होता है। तो मोबिल जानते हैं कि इनमें ये भी आपका एज ए लिक्विड के रूप में है, लेकिन एक कंप्लीटली तरल पदार्थ के रूप में नहीं है। इसमें क्या है, यानी इसमें इसका घनत्व जो है अधिक रहता है, इसका डेंसिटी अधिक रहने की वजह से ये दूरी आपका कम तय करेगा अकॉर्डिंग टू आपका मिट्टी का तेल। इसीलिए आपका कह रहा है कि लावा कैन फ्लो ग्रेटर डिस्टेंस बिकॉज लो विस्कोसिटी। जो लावा होते हैं अगर लो विस्कोसिटी रहेगा तो ये आपका अधिक दूरी तक तय करेगा, और लावा में अधिक सॉरी कम विस्कोसिटी रहने के कारण ये अधिक दूरी तय करता है। एक और आपका इसमें कंसेप्ट जो है तय होता है हाई टेम्परेचर, लो विस्कोसिटी एंड हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब कि अगर तापमान अधिक रहेगा और उसमें अगर तापमान अधिक रहेगा तो उसमें लो विस्कोसिटी होगा ही, तापमान अधिक रहेगा तो श्यानता उनकी कम होगा, अगर तापमान आपका कम होगा तो हाई विस्कोसिटी होगा। आपको इस तरह याद रखना है, लो टेम्परेचर एंड हाई विस्कोसिटी एंड लो विस्कोसिटी एंड हाई टेम्परेचर, आपको कंसेप्ट में याद रखना है। क्योंकि तापमान आपका अधिक से अधिक रहता ही है। आपको मैं बताया हूँ 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रहता है लिक्विड मैग्मा में। इसलिए आपका लावा अधिक दूरी तय कर सकता है कम श्यानता के कारण, यानी लो विस्कोसिटी के कारण। देन क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डार्क कलर्ड रॉक इज कॉल्ड, यानी डार्क कलर्ड रॉक इज कॉल्ड, यानी एक ऐसे चट्टानों के नाम यहाँ पर आपको टिक लगाना है जिसमें जिनका रंग जो है गहरा हो, जिनका रंग गाढ़ा हो। तो यहाँ पर वही बताना है, डार्क कलर्ड के बारे में आपको लिखना है, डार्क कलर्ड किन में होता है। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है लिकोक्रेटिक, देन मेसोक्रेटिक एंड मिलानोक्रेटिक, देन नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका सटीक उत्तर हो जाएगा मेलानोक्रेटिक। देन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। देन नेक्स्ट, प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ रायोलाइट इज, ये क्वेश्चंस भी आपका प्रीवियस ईयर के कई एक साल में पूछा है और आपका इस बार भी उम्मीद है पूछेगा। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, इनका क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है कि
यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ, यानी ग्रेनाइट इज इक्विवेलेंट ऑफ, सवाल दे देगा ग्रेनाइट इज इक्विवेलेंट ऑफ, देन डैश डैश और आपका मल्टीपल ऑप्शन दे देगा, देन ऑप्शन में दे देगा रायोलाइट। तो अगर क्वेश्चन में ग्रेनाइट रहा और उनका इक्विवेलेंट पूछा तो आपको टिक लगाना है रायोलाइट में। अगर क्वेश्चन में रायोलाइट रहा और उनका इक्विवेलेंट पूछा, मतलब उनके एक तरह से उनके समानांतर हिंदी में अगर बोल सकते हैं, तो मतलब उनका करीबी संबंध, तो वो है आपका ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट का इक्विवेलेंट पूछेगा तो आपका है रायोलाइट। देन क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही है। देन क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिका अनसैचुरेटेड मिनरल, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिका अनसैचुरेटेड मिनरल, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा चीज है जिनमें सिलिका अनसैचुरेटेड मिनरल्स पाया जाता है, जिसमें सिलिका तो पाया जाता है लेकिन वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर देख सकते हैं टूरमेलिन है, हाइपरस्थिन है, देन आपका स्फिन है एंड नन ऑफ दिस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोले तो हाइपरस्थिन। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देन यहाँ पर कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक इज विदाउट स्ट्रैटिफिकेशन इज, इसमें आपका 3 तरह का चट्टान है, एक है आपका सेल, दूसरा है आपका लाइमस्टोन, तीसरा है आपका टीलाइट और चौथा है आपका नन ऑफ दिस। तो इन तीनों चट्टानों में से कौन सा चट्टान होगा जिसमें वो आपका अवसादी चट्टान है और उसमें स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है, मतलब वो समांतर क्रमों में व्यवस्थित नहीं होता है। तो एक है सेल लाइमस्टोन और एक है आपका टीलाइट। तो आपका जो टीलाइट होते हैं इसमें किसी भी तरह का स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए विदाउट स्ट्रैटिफिकेशन, टीलाइट इज विदाउट स्ट्रैटिफिकेशन एंड टीलाइट इज एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये जो टीलाइट है ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है और इसमें किसी भी तरह का स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, टीलाइट। देन हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ये सेडिमेंट्री रॉक हाई विस्कोसिटी नहीं होगा, लो विस्कोसिटी होगा। उनके कंसेप्ट क्या है वो भी मैं बताया, उदाहरण के आधार पर भी आपको बताया। देन ए सेडिमेंट्री लेयर व्हिच थिकनेस इज मोर देन 1 मीटर इज नोन एज, कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है, मान लीजिए ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, और इनका जो थिकनेस है जिसे हिंदी में मोटाई कहा जाता है, तो कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर से अधिक होगा, सॉरी 1 मीटर पूछा यहाँ पर, 1 मीटर से अधिक होगा, अगर 1 मीटर से अधिक होता है तो इनका नाम क्या होगा, स्ट्रैटम कहलाएगा, बेड कहलाएगा या लैमिना कहलाएगा या नन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि इफ थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज मोर देन 1 मीटर इज नोन एज स्ट्रैटम। अगर आपका अवसादी चट्टानों की मोटाई अगर 1 मीटर से अधिक होगा तो उसे स्ट्रैटम कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को अगर घुमा के पूछ दूं आपसे कि अगर 1 मीटर से कम हो, अगर लेस देन 1 मीटर हो, देन क्या कहलाएगा, देन उसे कहा जाता है लैमिना। तो आपको कंसेप्ट याद रखना होगा कि अगर मोर देन 1 मीटर पूछा तो हम स्ट्रैटम में टिक लगाएंगे, अगर लेस देन 1 मीटर पूछा देन हम लैमिना में टिक लगाएंगे। तो आपको कंसेप्ट जो है याद रखना है, सवाल आपका किसी भी तरह से आपको पूछ सकता है। तो अगर इफ थिकनेस ऑफ sedimentary rock is more than 1 meter, it is called stratum. If thickness of sedimentary rock is less than 1 meter, it is called lamina. Then I hope आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ गए। देन अगला सवाल है रिपल मार्क्स आर ऑब्जर्व्ड इन। जो रिपल मार्क्स टाइप के जो चट्टानें होती है वो किस प्रकार के चट्टानों में होती है, लाइमस्टोन में होती है जिसे हिंदी में चुना पत्थर कहा जाता है, या कॉन्ग्लोमरेट में, या आपका सैंडस्टोन में। तो आपको रिपल मार्क्स के बारे में यहाँ पर पूछा है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 में आपका रिपल मार्क्स के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो जो रिपल मार्क्स के जो चट्टानें होती है वो आपका लाइमस्टोन टाइप का होता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 15 का 1 सही है। देन क्वेश्चन नंबर 16 म्यूट क्रैक्स ऑकर इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक ओनली। ये आपका जो म्यूट पाया जाता है ये इग्नियस रॉक में होता है, या सेडिमेंट्री रॉक में, या आपका मेटामॉर्फिक रॉक में, या आपका नन ऑफ दिस। देन आपका यहाँ पर म्यूट के बारे में हम बात करें, या अगर हम यहाँ पर लैमिना के बारे में बात करें, या हम स्ट्रैटम के बारे में बात करें, या हम सैंडस्टोन के बारे में बात करें, या हम लाइमस्टोन के बारे में बात करें, ये सारे के सारे जो भी मैं पढ़ रहा हूं ये सारे के सारे उदाहरण है आपका सेडिमेंट्री रॉक का। देन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक। देन आपका यहां पर पूछा है सैंडस्टोन ग्रेन इज ... mm यानी मिलीमीटर। तो यहाँ पर बेसिकली साइज के बारे में पूछा है। जब स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक पढ़ेंगे तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का वहां पर साइज के बारे में भी बताया गया है। देन यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपका रिपीट किया है।
देन यहाँ पर यहाँ साइज पूछा है कि सैंडस्टोन का साइज यानी चूना पत्थर का साइज निम्न में से कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला होगा, या थर्ड वाले 2 mm से अधिक होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पर पूछा है 2 - 1/16 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में पूछा है 1/16 - 1/256। देन थर्ड नंबर में पूछा है 2 मिलीमीटर से अधिक, देन ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम सैंडस्टोन का साइज, आपको कंसेप्ट याद रखना है, इनका साइज होता है 2 mm से आपका 1/16, यानी लगभग इसे 0.25 भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो इनका साइज ऑप्शन नंबर ए जो है यानी 2 से लेके 1/16 के बीच आपका इनका साइज होता है सैंडस्टोन्स का। देन 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देन क्वेश्चन नंबर 18, शेप ऑफ ग्रेन फाउंड इन ब्रेसिया। ब्रेसिया जो होता है ये किस प्रकार के आकार का होता है, ये एंगुलर आकार का होता है या सब एंगुलर या आपका एक तरह से उप गोलाकार, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का अगर बारे में बात करूं तो इनका जो साइज होता है ब्रेशिया का, ये एंगुलर शेप जो होता है ये एंगुलर शेप में होता है। ये किस प्रकार से, एंगुलर शेप। देन क्वेश्चन नंबर 19, पायरोलुसाइट इज एन ऑर ऑफ। इस क्वेश्चन को भी कई एक बार प्रीवियस ईयर में रिपीट किया है। तो पायरोलुसाइट जो है किनका अयस्क है, यानी किस प्रकार के खनिज अयस्क है, किसका खनिज अयस्क है पायरोलुसाइट। देन क्वेश्चन नंबर 19 का अगर मैं बात करूं तो जैसे मैग्नीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आयरन है, कॉपर है, देन आपका मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। पायरोलुसाइट जो है ये आपका और मिनरल्स है मैग्नीज का, और मिनरल्स है मैग्नीज का। देन क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मैग्नीज। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाए कि मैग्नीज का यानी मैग्नीज जो है ये किन का और मिनरल्स है, तो ऑप्शन में रहेगा पायरोलुसाइट एंड 3 और ऑप्शन रहेगा, देन आपको टिक लगाना है पायरोलुसाइट। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका मैग्नीज सही है। आयरन का संबंध रहता है बॉक्साइट से, कॉपर का रहता है चाल्कोपाइरेट से। कॉपर किनका अयस्क है, चाल्कोपाइरेट का। आयरन किसका अयस्क है, तो आपका वो बॉक्साइट का, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं बताया, लेकिन क्वेश्चन में आपका ना तो आयरन का है, ना तो कॉपर का है, ना तो मैग्नीशियम का है, यहाँ पर मैग्नीज का पूछा है। तो पायरोलुसाइट इज एन ऑर ऑफ, यानी मैग्नीज का जो खनिज अयस्क है वो पायरोलुसाइट होता है, बॉक्साइट का जो खनिज अयस्क होता है वो आयरन होता है, कॉपर का जो खनिज का अयस्क होता है वो चाल्कोपाइरेट होता है। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, और ये कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, वो आपका जेएसएससी, जेपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इनके लिए फेमस है, केओलिन के बारे में, या माइका के लिए, या आपका लाइमस्टोन के लिए, या आपका आयरन के लिए। तो आपको आयरन मतलब होता है लोहा, हिंदी में बोला जाता है इसे लोहा, और माइका को हिंदी में कहा जाता है अभ्रक, केओलिन को हिंदी में केओलिन ही कहा जाता है जियोलॉजिकल टर्म में, और लाइमस्टोन को हिंदी में चूना पत्थर कहा जाता है। ये तो आपका अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अब यहाँ पर दो ऐसे मिनरल्स है जो कि झारखंड में आपका पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है और माइका भी। लेकिन क्वेश्चन में पार्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया यहाँ पर पूछा है कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए, या माइका के लिए, या केओलिन, या लाइमस्टोन। तो ना तो 1 नंबर ऑप्शन होगा, ना ही थर्ड। आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है 2 और 4 में, माइका या आयरन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा माइका। लेकिन आपको इसे ट्रिकी मेथड में कैसे याद रखना है, इस चीज को आप समझिए। जैसे यहाँ पर पूछा है अभ्रक, अभ्रक, और अभ्रक को अंग्रेजी में कहा जाता है माइका, माइका। और झारखंड में अगर मैं बात करूं, झारखंड में अगर बात करूं, टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है, 24। कितना डिस्ट्रिक्ट है, 24। लेकिन आपको जैसे ट्रिकी मेथड में याद रखना है अभ्रक का क, अभ्रक का लास्ट जो ये है, जो वर्ण है या लेटर है वो क्या है, क। और झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में से वैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जिनका शुरुआत क से होता है। तो क से होता है कोडरमा, कोडरमा। तो क से आपको याद रखना है, क से कोडरमा, यानी अभ्रक का क और क से कोडरमा। तो अभ्रक अधिक कहां पर पाया जाता है, तो अभ्रक का क से कोडरमा में पाया जाता है। तो आई होप आप इस ट्रिकी मेथड को आप नहीं भूलेंगे, आपको कंसेप्ट दिमाग में रहेगा। तो क्या आप ये ट्रिकी मेथड को समझ पाए। तो आपका कोडरमा इज फेमस फॉर अभ्रक यानी माइका मिनरल्स। माइका सबसे अधिक कहां पर रिजर्व है, तो वह है आपका कोडरमा। देन आपका अभ्रक का क और क से कोडरमा आपको याद रखना है। झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पता होगा तो कोडरमा के अलावा कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसका आपका क से शुरुआत होता हो, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड वन कोडरमा आपका क से या के से शुरुआत होता है। देन सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर पूछा आयरन के बारे में, जिसे आपका लोहा कहा जाता है। तो अगर मैं लोहा के बारे में बात करूं कि लोहा का सबसे ज्यादा कहां पर भंडारण है, तो आपका वो है आपका नोआ मुंडी,
नोआ मुंडी, और ये आपका सिंहभूम वाले एरिया में है। नोआ मुंडी एक जगह का नाम है जो कि आपका आयरन के लिए फेमस है। तो आयरन इज फेमस फॉर, यानी आयरन जो है, नोआ मुंडी इज फेमस फॉर आयरन डिपोजिट। नोआ मुंडी में सबसे ज्यादा किनका डिपोजिट है, किनका भंडारण है, तो आयरन का, जिसे हिंदी में आपका लोहा कहा जाता है। अगर आपको इसे ट्रिकी मेथड में याद रखना है तो लोहा, नोआ मुंडी को याद रखिए लोहा मुंडी से। तो नोआ मुंडी इक्वल टू लोहा मुंडी। नोआ मुंडी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। तो इस तरह के आपको हो सकता है कि आगे सवाल मिल जाए या आपका एग्जाम में भी पूछ दे। तो नोआ मुंडी इज फेमस फॉर लोहा, है ना। तो लोहा सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है, तो आपका नोआ मुंडी में। और माइका सबसे अधिक कहां, आपका कोडरमा में। और अगर यहाँ पर बॉक्साइट रहता, बॉक्साइट रहता तब किस पर टिक लगाते हैं, तो बॉक्साइट सबसे अधिक पाया जाता है लोहरदगा, गुमला, लातेहार, इन जिलों में अधिक इनका रहता है। जब हम आपका, आप अगर पढ़े होंगे अगर सब्जेक्टिव वाले सेशन, तो वहां पर मिनरल्स के बारे में आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, बॉक्साइट के बारे में, वहां पर आयरन के बारे में, और आपके कोल के बारे में। अगर यहाँ पर कोल ऑप्शन रहता कि कोल कहाँ पर सबसे अधिक भंडारण है, तो हो जाता आपका धनबाद का झरिया, झरिया में सबसे अधिक कोल पाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहे तो आप बना लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 21, केमिकल कंपोजिट ऑफ चाल्कोपाइराइट इज। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन बताना है, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताना है कि आखिर चाल्कोपाइराइट जो है इनका केमिकल कंपोनेंट्स क्या होगा, केमिकल कंपोजिट्स क्या होगा, आपको इनके बारे में बताना है। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ये होता है ऑप्शन नंबर 2 CuFeS2, चाल्कोपाइराइट, है ना, चाल्कोपाइराइट। तो जो भी सेशन, जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरे साथ साथ आप आंसर भी देते जाएंगे, आप आंसर भी देते जाएंगे। देन आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मैंने बताया चाल्कोपाइराइट, ये आपका हो गया CuFeS2। देन हम, मेरा आता है अगला सवाल कि माइका फाउंड इन झारखंड इज नोन एज। देखिए सवाल आपका, अभी मैंने बताया माइका के बारे में, हमने अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में चर्चा किया माइका के बारे में, और फिर 22 में भी यहाँ पर माइका के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कह रहा है कि माइका फाउंड इन झारखंड इज नोन एज, झारखंड में जो माइका पाई जाती है, झारखंड में जो माइका पाई जाती है वो किस प्रकार की माइका पाया जाता है, यहाँ पर ये सवाल पूछा है। तो माइका के बारे में अगर बात करें तो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप ये तो बता देंगे कि माइका आपका किन जिला में पाया जाता है झारखंड का, ये तो आप बता देंगे इजीली ट्रिकी मेथड के आधार पर। क्योंकि माइका का हमने बात किया कि माइका को हिंदी में याद रखिए अभ्रक, और अभ्रक का और कॉपर कोडरमा। तो माइका तो सबसे अधिक पाया जाता है कोडरमा में, लेकिन इस सवाल में ये नहीं पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, यहाँ पर पूछा है कि माइका फाउंड इन झारखंड इज नोन एज, झारखंड में जो माइका पाई जाती है वो किस प्रकार के माइका पाई जाती है। यानी यहाँ पर माइका के टाइप के बारे में पूछा है, माइका यानी अभ्रक के प्रकार के बारे में पूछा है। तो आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, आपको थ्योरी अगर याद होगा तो इनमें बेसिकली मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, हालांकि इनके अलावा और भी होता है। तो माइका को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका रूबी माइका और एक होता है आपका मॉस्कोविट। मॉस्कोविट, मॉस्कोविट का कलर डार्क होता है और इनका व्हाइट होता है। रूबी माइका का जो ये होता है कलर होता है, ये व्हाइट होता है, और मॉस्कोविट जो होता है इन जनरल वो आपका डार्क होता है ना। देन हम इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो रूबी माइका है ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑप्शन में भी है रूबी, ग्लॉसी एंड पियरली। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका रूबी माइका सही हो जाएगा। तो माइका फाउंड इन झारखंड इज नोन एज रूबी माइका, झारखंड में जो भी माइका पाई जाती है ये रूबी माइका। और माइका में जितने भी प्रकार के पाए जाते हैं इनमें रूबी माइका सबसे महंगा होता है ना। तो आई होप ये भी समझ गए, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जिसके बारे में मैंने चर्चा किया कि बॉक्साइट इज एन और ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, यानी बॉक्साइट किनका अयस्क है, यहाँ पर पूछा है। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो बॉक्साइट किनका अयस्क है, इनके बारे में पूछा है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बॉक्साइट के बारे में चर्चा किया कि आखिर वो किनका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है ये बेसिकली एल्यूमिनियम का आपका वर मिनरल्स होता है ना। लेकिन यहाँ पर आयरन भी एक ऑप्शन है, समझ गए, आयरन भी ऑप्शन है और आपका कॉपर भी ऑप्शन है। तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है एल्यूमिनियम और आयरन में, है ना। तो आयरन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आयरन जो है आखिर वहां पर हम आयरन पे क्यों टिक नहीं लगाए, इनके बारे में समझने की जरूरत है ना। तो आयरन जो होता है वो बेसिकली इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, तो इस प्रकार से ये प्रकार होते हैं। तो बॉक्साइट जो है बेसिकली वो एल्यूमिनियम का खनिज किया अयस्क होता है ना। लेकिन आपका एल्यूमिनियम और आयरन ये भी जो है विद्युत का सुचालक है, कॉपर भी आपका सुचालक है ना, जो कि साइंस में आपका इस तरह का सवाल पूछता है
है ना, कि सबसे ज्यादा सुचालक इनमें से कौन रहता है, लेकिन यहाँ पर सुचालक नहीं पूछा है, यहाँ पर खनिज अयस्क के बारे में पूछा है। तो झारखंड में जैसे लोहरदगा हुआ, लातेहार हुआ या गुमला हुआ, यहाँ पर जितने भी तरह के बॉक्साइट का परिशोधन खनन होता है, ये जाता है आपका फैक्ट्री में और यहाँ से आपका एल्यूमिनियम बनता है, यहाँ से छटाई करके और आपका गैंग मिनरल्स निकाला जाता है। देन आपका यहाँ पर क्योंकि आयरन जो है खुद एक खनिज की अयस्क है, आयरन जो है ये खुद आपका खनिज की अयस्क है ना, आयरन क्या है, ये खुद आपका खनिज की अयस्क है। तो सवाल पूछा है कि बॉक्साइट इज द ऑर ऑफ, तो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में रहता कि एल्यूमिनियम का खनिज की अयस्क कौन है, तो आपका हो जाता बॉक्साइट। तो सवाल आपका कैसे भी रह सकता है, घुमा के दे सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है। देन आपका अगला सवाल है यूरेनियम डिपॉजिट ऑफ झारखंड इज फाउंड इन, यहाँ पर यूरेनियम के बारे में पूछा है और ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी, जेपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, चाहे वो झारखंड लेवल पे एग्जाम्स हो या आपका नेशनल लेवल पे, ये यूरेनियम डिपॉजिट्स के बारे में पूछता है और ये सही उत्तर हो जाएगा जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा इज फेमस फॉर यूरेनियम डिपॉजिट, जो यूरेनियम निक्षेप है वो आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है जादूगोड़ा में, जो आपका ये भी सिंहभूम वाले एरिया में है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार इस जादूगोड़ा में है। कोडरमा किसके लिए फेमस है, तो ये माइका के लिए। धनबाद किसके लिए फेमस है, तो ये आपका कोल के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 25 डॉट डॉट आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मैकेनिकल कंसंट्रेशन, मैकेनिकल कंसंट्रेशन के आधार पर किस चीजों का निर्माण होता है, प्लेजर डिपॉजिट, रेसिडुअल डिपॉजिट, इनरिकमेंट एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा कि आखिर जो मैकेनिकल कंसंट्रेशन जो प्रोसेस है उनके आधार पर किन चीजों का निर्माण होता है, इनके बारे में। तो आपका प्लेजर डिपॉजिट के बारे में अगर आप पढ़े होंगे या देखे होंगे मेरा सेशन, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्लेजर डिपॉजिट के बारे में मेरे प्रीवियस सेशन में मिल जाएगा। प्लेजर डिपॉजिट क्या है, उनके क्या क्या प्रकार है, उनका बनने की प्रक्रिया क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, तो वो अगर देखे होंगे तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैकेनिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस के आधार पर ही प्लेजर डिपॉजिट का निर्माण होता है। देन 26 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइम यूनिट, यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड पूछा है, जो कि आपका इनका संबंध है स्टैटिग्राफी ब्रांच से। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसे हिंदी में कहा जाता है भूवैज्ञानिक समय सारणी, भूवैज्ञानिक समय सारणी। तो यहां पर ईरा है, पीरियड है, एज है और इपोक है। तो यहां पर पूछा है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइम यूनिट, यानी कौन सा इकाई जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कौन सा यूनिट सबसे बड़ा है। तो एक क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ईरा, ईरा सबसे बड़ा होता है। ईरा से भी एक बड़ा होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, वो है आपका इयोन। ईरा को हिंदी में कहा जाता है कल्प और इयोन को हिंदी में कहा जाता है महाकल्प, यानी कल्प से बड़ा महाकल्प। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन में से इयोन ऑप्शन नहीं है, तो इन चारों में से सबसे बड़ा है ईरा और इनमें सबसे छोटा जो है वो है आपका एज। एज से बड़ा इपोक होता है, इपोक से बड़ा पीरियड होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ सबसे बड़ा टाइम यूनिट पूछा है, वो है आपका ईरा, जिसे हिंदी में कल्प कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 27 द बिंदियन सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ऑफ डायमंड, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या ऑल ऑफ दिस। तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण से अगर महत्वपूर्ण बात किया जाए, जो बिंदियन सिस्टम होता है ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस किन चीजों के लिए होता है, तो डायमंड के लिए, आपका लाइमस्टोन के लिए, या आपका सैंडस्टोन्स के लिए, या इनमें से सभी। तो आपका बिंदियन सिस्टम, अगर आप मेरे थ्योरी वाले सेशन देखे होंगे तो मैं वहां बताया हूं कि बिंदियन सिस्टम जो होता है वो चाहे बिंदियन सिस्टम लिखा हुआ रहे या आपका बिंदियन ग्रुप लिखा हुआ रहे, वो आपको एक ही चीज समझना है। आपको क्या समझना है, एक ही चीज आपको समझना है। तो यहाँ पर चाहे बिंदियन सिस्टम रहे या बिंदियन रॉक रहे या जो भी रहे, आपको एक ही चीज समझना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बेसिकली बिंदियन जो एरिया है, बिंदियन जो रेंज है, बिंदियन जो चट्टाने हैं, इसमें डायमंड का भी भंडारण है, लाइमस्टोन का भी है, सैंडस्टोन्स का भी। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस आपका सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 28 गोंडवाना सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ऑफ, अगर मेरा बीते कल का सेशन देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोंडवाना सिस्टम जो यहाँ पर पूछा है, और यहाँ पर जो 4 तरह के ऑप्शन है, 3 तरह के जो चट्टानों का नाम है, चाहे आपका यहाँ पर चूना पत्थर हो, चूना पत्थर या आपका बलुआ पत्थर या आपका कोयला। तो हम बीते सेशन में भी बताए थे कि गोंडवाना सिस्टम जो है वो आपका आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोंडवाना रीजन में कोयला का बहुत ज्यादा भंडारण है, कोयला का बहुत ज्यादा भंडारण है आपका गोंडवाना रेंज में। तो आपका जो भी धनबाद वाला एरिया देख पा रहे हैं या मध्य प्रदेश के और एरिया या छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया, ये सारे के सारे गोंडवाना रीजन्स कहा जाता है, गोंडवाना क्षेत्र कहा जाता है इन एरिया को। तो झारखंड में जो मुख्य रूप से झारखंड के संदर्भ में भी अगर बात किया जाए, कोयला किस रीजन में पाया जाता है, तो गोंडवाना। तो गोंडवाना सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज प्रेजेंट इन झारखंड। कोयला का बहुत बड़े पैमाने पे झारखंड में भंडारण है
और ये आपका गोंडवाना सिस्टम का ही उदाहरण है। तो गोंडवाना सिस्टम आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोयला का भंडारण बहुत ही ज्यादा है। देन क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। देन क्वेश्चन नंबर 29, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। बीते सेशन में जब मैं बात कर रहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, तो हमने पैलेंटोलॉजी के बारे में बताया कि आखिर पैलेंटोलॉजी में किस चीज का स्टडी होता है। तो हमने वहां पर अच्छे से बताया आपको कि पैलेंटोलॉजी में जो स्टडी होता है वो किसका होता है, मुख्य रूप से किसका होता है, आपको पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन है आपका प्लांट इवोल्यूशन, एनिमल इवोल्यूशन और आपका फॉसिल्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो जो भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं इनका आप जरूर जवाब देंगे। तो जो भी फॉसिल्स पे टिक लगाए हैं बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि पैलेंटोलॉजी में जो मुख्य रूप से स्टडी होता है वो है आपका फॉसिल्स के बारे में। पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स का इसमें स्टडी होता है। अरे ये फॉसिल्स क्या है इनके बारे में मैं बताया हूँ। इनको अगर मैं शॉर्टकट में अगर बताऊंगा आपको तो आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि जो फॉसिल्स होते हैं या कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा जब मरने के पश्चात पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, जमा हुआ रहता है, तो इनमें भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक चेंजिंग होता है, देन इनमें टेम्परेचर पड़ता है, इनमें हीट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और देन धीरे धीरे ये जो कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा का जो मृत शरीर है, जो डेड बॉडी है, ये धीरे धीरे फॉसिल्स का रूप ले लेता है। तो आज जो हम कोयला देख पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका जो कोल है ये आपका फॉसिल्स का ही उदाहरण है। किसी टाइम में आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले इस एरिया में, धनबाद वाले एरिया में, आपका करोड़ों मिलियन वर्ष पहले आपका बहुत बड़ा जंगल रहा होगा, यहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ रहा होगा, और इन एरिया आपका वोल्केनिक जोन रहा होगा, यानी अर्थक्वेक हुआ होगा, वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा। साथ ही साथ वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये आपका बड़े बड़े पेड़ वगैरह वो आपका जमीन के अंदर दब के रह गया होगा, और एक लंबे समय पश्चात पृथ्वी के आंतरिक भाग रहने के बाद ये धीरे धीरे फॉसिल्स का रूप लिया होगा, कोयला, जो आप आज उनको बड़े पैमाने पर उनका खनन किया जा रहा है। तो द गोंडवाना सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ऑफ कोल, देन पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स का बेस्ट एग्जांपल हमने बताया कि कोल भी आपका फॉसिल्स का उदाहरण है। आपका इनके अलावा ट्राइलोबिटा है, ब्रैकियोपोडा है, गैस्ट्रोपोडा है, ये सभी आपका फॉसिल्स का उदाहरण है। तो आपका कोल जो है इसे जलावन के रूप में भी आपका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे फ्यूल फॉसिल्स भी कहा गया है, फ्यूल फॉसिल्स। देन पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आपका फॉसिल्स सही हो जाएगा। प्लांट इवैल्यूएशन या एनिमल इवैल्यूएशन भी ऑप्शन है, और ऑल ऑफ दिस भी है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर कंसेप्ट समझने की जरूरत है। यहाँ पर फॉसिल्स भी है, एनिमल इवैल्यूएशन भी है, प्लांट इवैल्यूएशन भी है, और ऑल ऑफ दिस भी है। तो आपको यहाँ पर तो कंफ्यूज करेगा। अगर सिंपल सवाल रहे कि पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, देन आंसर हो जाएगा फॉसिल्स। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है ताकि किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो, है ना। तो आपको दिमाग में आएगा अरे यार सर तो बताए थे कि पैलेंटोलॉजी जो ब्रांच है इसमें प्लांट का भी आपका ये होता है, स्टडी होता है, एनिमल का भी होता है, फॉसिल्स का भी होता है। तो आखिर सर जो है वो आपका ऑल ऑफ दिस में क्यों टिक नहीं लगाए? ऑल ऑफ दिस में टिक हम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि पैलेंटोलॉजी में स्टडी सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स का होता है। और ये फॉसिल्स कैसे बनता है? तो यहाँ पर फॉसिल्स बनता है आपका डेड बॉडी से, एनिमल्स का एंड प्लांट्स का। यहाँ पर उनके इवैल्यूएशन के बारे में नहीं पढ़ना होता है हमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही टिक लगाना है। ऑल ऑफ दिस लगा देख के आपको ऑल ऑफ दिस में टिक नहीं लगाना है। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूजन होता है कि अच्छा ऑल ऑफ दिस है कुछ कुछ क्वेश्चन में तो पक्का यही जवाब होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 30, द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर बेटर प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो रिमेन्स मतलब बचा हुआ भाग, तो यहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स का जो डेड बॉडी होता है या उनके शरीर का भाग होता है, जो हार्ड पार्ट खास करके, जो कठोर अंश होता है उनका बॉडी का, जो बच जाता है, जो प्रिजर्व हो जाता है, वो किस जगह में हो सकता है? तो ऑन द लैंड मतलब कि कोई भी भू सतह में, या इन द मैरिन सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, या फिर जो मैरिन एरिया होते हैं, जो जल वाले भाग होते हैं, वहां पर जो अवसादी चट्टानें पाई जाती है क्या उसमें होता है, या इन द टेक्टोनिक एरिया, या आपका विवर्तनिक क्षेत्र में, या आपका मैग्मा चेंबर में। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा, हार्ड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर बेटर प्रिजर्व्ड। तो क्वेश्चन नंबर 30 का अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करो तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर जहां पर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो फॉसिल्स है ये मुख्य रूप से किन चट्टानों में पाया जाता है, इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में, या मेटामॉर्फिक रॉक में, तो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में ही आपका जो ये होते हैं फॉसिल्स होता है, वहीं फॉसिल जो पाया जाता है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक में ही पाया जाता है, ना तो इग्नियस रॉक में पाया जाता है ना ही मेटामॉर्फिक रॉक में। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा कि जो कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा के जो हार्ड पार्ट्स है, जो उनके कठोर अंश है, जो वो प्रिजर्व होता है, जो बचा हुआ रहता है, वो आपका अवसादी चट्टानों में ही वो डिपोजिट रहता है। इन मैरिन, जैसे मान लीजिए ये कोई समुद्र एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे जलीय जीव वगैरह पाया जाता है। तो जब जलीय जीव मर जाता है तो वो जलीय जीव मरने के बाद उनका बॉडी कहाँ पर रहेगा? वो समुद्र के किसी बेसिन्स में
या आपका सी बेसिन्स में, यानी समुद्र के तल में किसी जगह में जाके वो जमा हो जाएगा। इसलिए कहा गया इन द मैरिन, मतलब जलिया वाला भाग में यहाँ पर बात किया है। तो इन द मैरिन, और वो अवसादी तलछटी चट्टान जिसे कहा जाता है, यानी रिवर के बेसिन्स हो सकता है, मतलब तालाब के तल में हो सकता है, या आपका नदी के तल में हो सकता है, या समुद्र के तल में हो सकता है, या महासागर के तल में हो सकता है। इसलिए आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 31, इंडेक्स फॉसिल्स कैन बी यूज्ड एज। तो कह रहा है कि इंडेक्स फॉसिल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है सूचक जीवाश्म, सूचक जीवाश्म का उपयोग के बारे में यहाँ पर पूछा है कि सूचक जीवाश्म का उपयोग निम्नलिखित रूप से हम किसमें करते हैं या कैसे, या व्हाट इज द यूजेज ऑफ, व्हाट आर द यूजेज ऑफ इंडेक्स फॉसिल्स। आखिर सूचक जीवाश्म का उपयोग क्या है। तो इंडेक्स फॉसिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका यूजेज जो है मल्टीपल यूजेज है। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रैटिग्राफिक इंडिकेटर्स, यानी स्तरित, जो विज्ञान में हम जो विभिन्न चीजों के बारे में पढ़ते हैं उनका सांकेतिक उदाहरण है, या क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स, या इकोनॉमिक टूल्स बनता है, या आपका ऑल ऑफ दिस। क्या आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। स्ट्रैटिग्राफी इंडिकेटर्स भी है, क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स भी है, और इकोनॉमिक टूल्स भी बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इकोनॉमिक टूल्स तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर इकोनॉमिक टूल्स यानी यहाँ पर एक तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से जो टूल्स का निर्माण होता है उनके बारे में दिया है। देन यहाँ पर क्लाइमेटिक यानी यहाँ पर पर्यावरण जो बदलाव होता है उनके संबंध में पूछा है। देन स्ट्रैटिग्राफिक इंडिकेटर्स यहाँ पर पूछा है, जो स्तरित सेल विज्ञान में हम पढ़ते हैं विभिन्न चट्टानों और खनिजों के बारे में, उनके इंडिकेटर्स के रूप में पता चलता है क्या। तो सबसे पहले हम आपको पहले बताना चाह रहे हैं कि इंडेक्स फॉसिल्स का, सूचक जीवाश्म का यूजेस किस प्रकार से है। देन हम क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इंडेक्स फॉसिल्स कैन बी यूज्ड एज। तो हम इसका यूज के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो सूचक जीवाश्म होते हैं, हम थ्योरी वाले सेशन में आपको बताया था कि इंडेक्स फॉसिल जिस एरिया में पाया जाएगा वहां के क्लाइमेट के बारे में पता चलेगा कि वहां पर किस प्रकार से वातावरण है, किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन है, वहां किस प्रकार से एनिमल्स वगैरह का एनिमल्स पाया जाता है, वहां का वाटर सिस्टम कैसा है, वहां का सॉइल कैसा है, उनके बारे में पता चलेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, ये जब आप सूचक जीवाश्म का अध्ययन करेंगे, जब ये जियोलॉजिकल लैब में लाया जाएगा किसी फॉसिल्स को और उससे विभिन्न प्रकार के जब आपको जानकारी मिले, जब आपको उनका स्टडी करने से सूचना प्राप्त हो कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ आसपास में किस प्रकार के एनिमल्स रहा होगा, वहाँ का जलवायु सिस्टम क्या है, वहाँ का मिट्टी का अंश वगैरह क्या है, तो उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है, आपका मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शन है, स्ट्रैटिग्राफिक है, यहाँ पर ऑप्शन है क्लाइमेटिक के रूप में आपका ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है इकोनॉमिक टूल्स के बारे में, एंड देन ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका सटीक हो जाएगा स्ट्रैटिग्राफिक इंडिकेटर्स। ये स्ट्रैटिग्राफिक इंडिकेटर्स क्यों होगा, इनके बारे में समझने की जरूरत है। क्योंकि इकोनॉमिकल टूल्स जो बनता है वो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई बिजली बनाने का सामान बनाना है तो वो फॉसिल से नहीं बनेगा, इसलिए ऑल ऑफ दिस यहाँ पर सटीक नहीं होगा। हालांकि क्लाइमेटिक चेंजिंग के बारे में हमें जानकारी मिलता है स्ट्रैटिग्राफी में, जिस प्रकार हम विंध्यन सिस्टम के बारे में, गोंडवाना सिस्टम के बारे में या कोल के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलता है, हमें क्लाइमेटिक चेंजिंग के बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन आपका फॉसिल से इकोनॉमिक टूल्स नहीं बनता है, तो इसलिए आपका थर्ड नहीं होगा। देन ऑल ऑफ दिस भी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगाएंगे। देन 32, मैग्नेटाइट इज एन ऑर ऑफ। जो मैग्नेटाइट होते हैं ये आपका लोहा का प्रकार होता है, यानी आयरन का प्रकार होता है, इसलिए हम टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर, आयरन पर टिक लगाएंगे। इनके पीछे आप कंसेप्ट को समझिए। आयरन के बारे में हम थोड़ी देर पहले बताया, इनके जो प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट होता है, इनमें प्रकार होता है सीडेराइट होता है, इनमें जो प्रकार होता है लिमोनाइट होता है। ये सारे के सारे क्या है, लोहा का प्रकार है। इनके अलावा क्या होता है, लेटेराइट होता है। तो ये सारे के सारे जो भी मैं नाम ले रहा हूँ ये आपका और मिनरल्स है आयरन का। कॉपर किसका है, तो चाल्कोपाइरेट। एल्यूमिनियम, वो इनका संबंध किससे है, बॉक्साइट से है। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना तो कॉपर होगा, ना ही एल्यूमिनियम होगा, और ना ही नन ऑफ दिस। देन आयरन आपका टिक होगा सही। देन अगर आप आयरन पे टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देन हम क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 33, द इम्प्यूरिटी मेटल कंटेंट ऑफ एन ऑर इज नोन एज। इम्प्यूरिटी के बारे में पूछा है, मतलब अशुद्ध के बारे में, कौन सा ऐसा खनिज है या किस प्रकार का, यहाँ द इम्प्यूरिटी मेटल कंटेंट, यानी जो एक तरह से अधातु वगैरह जो पाए जाते हैं, जो अधात्विक जो अयस्क होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, गैंग मिनरल्स कहा जाता है, या टेनर कहा जाता है, या मिनरल, या नन ऑफ दिस। पहली बात तो नन ऑफ दिस नहीं होगा। मिनरल को कहा गया खनिज, लेकिन यहाँ पर खनिज अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं होता है। खनिज में 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, एक धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज।
और एक होता है आपका गैंग मिनरल्स, एक तरह से जिसमें धात्विक का भी उदाहरण रहता है और अधात्विक का भी गुण पाया जाता है, उनको कहा जाता है गैंग मिनरल्स, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर 1 में है। टेनर, टेनर को जियोलॉजी का टर्म में हिंदी में कहा जाता है प्रतिशत। मतलब किसी चट्टानों में, उनमें किसी खनिजों में, उसमें लोहे की मात्रा कितनी प्रतिशत में है या मेटल की मात्रा कितनी प्रतिशत में है, उस चीज को कहा जाता है टेनर। किसी खनिज में यानी धात्विक प्रतिशत कितना है, उनको कहा जाता है टेनर। जब आप इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर टेनर एंड पावर ऑफ टेनर के बारे में पढ़ाया जाता है। अयस्क और अयस्कों के प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर टेनर का जिक्र होता है। देन वहां पर हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, गैंग मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। देन हम वहां पर मेटल के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। तो 33 की अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करो तो यहाँ पर गैंग मिनरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इम्प्योरिटी मेटल यहाँ पर शुद्ध रूप से नहीं पाया जाएगा। जो गैंग मिनरल्स होता है इसे हिंदी में कहा जाता है अधात्री खनिज। अधात्री खनिज मतलब इसमें, जिसे हिंदी आपका इंग्लिश में गैंग मिनरल्स बोला जाता है इसे। तो हमने कहा कि जो मिनरल होता है इनको दो भागों में मुख्य रूप से बांटता है, एक है आपका मेटल और एक है आपका नॉन मेटल। मतलब एक आपका धात्विक खनिज और एक आपका अधात्विक खनिज। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और होता है जिसे आपका कहा जाता है हिंदी में अधात्री खनिज। मतलब कि मान लीजिए कोई मिनरल्स है, मेटल को आपने अलग कर दिया, नॉन मेटल को अलग अलग कर दिया, लेकिन इनके अलावा कुछ अवांछित मटेरियल बच जाता है, कुछ छटाई सामान बच जाता है मिनरल्स में, जिसे आपका गैंग मिनरल्स कहा जाता है, अधात्री खनिज कहा जाता है। समझ गए? तो इसलिए इम्प्योरिटी मेटल कंटेंट, इसमें ना तो प्योर रहेगा और ना ही नॉन मेटल रहेगा, इसमें दोनों का मिक्सअप रहेगा, इसलिए इसे कहा गया गैंग मिनरल्स यानी अधात्री खनिज। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही है। देन यहाँ पर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि नाइसेज स्ट्रक्चर इज फाउंड इन डॉट डॉट रॉक, यानी नाइसेज स्ट्रक्चर इन इज फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक, यानी जो नाइसेज संरचना होती है चट्टानों का, ये किस प्रकार चट्टानों में पाई जाती है, सेडिमेंट्री, वोल्केनिक, मेटामॉर्फिक या नन ऑफ दिस। तो अगर आप मेरे थ्योरी वाले सेशन देखे होंगे तो यहाँ पर मैं अच्छे से बताया हूँ कि नाइसेज हो या ग्रेनुलोज हो या मैक्यूलोज हो या सिस्टोज हो या मार्बल, ये किस प्रकार की चट्टानों से संबंध रखता है। तो अगर मेरे थ्योरी वाले सेशन देखे होंगे तो आपको इनका आंसर पता चल गया होगा। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री बिल्कुल नहीं होगा, मेटामॉर्फिक आपका सही जवाब होगा। क्यों? समझिए कंसेप्ट। तो हमने आपको बताया था कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो इसमें आपका नीस होता है, नीस होता है जिसे नाइसेस भी बोला जाता है। इनमें होता है ग्रेनुलोज, इनमें होता है मैक्यूलोज, ग्रेनुलोज, मैक्यूलोज, सिस्ट या सिस्टोज भी कहा जाता है इसे, सिस्टोज। और एक है आपका मार्बल। तो एम फॉर आपको ट्रिक में याद रखना है कि एम फॉर मार्बल और एम फॉर मेटामॉर्फिक रॉक और एम फॉर मार्बल। देन मार्बल के अलावा एम फॉर मैक्यूलोज भी है, मैक्यूलोज। देन मैक्यूलोज से रिलेटेड कुछ ऐसा नाम है जैसे ग्रेनुलोज, सिस्टोज, कहीं ना कहीं मैक्यूलोज के जैसा ही सुनने को लगता है, ग्रेनुलोज, सिस्टोज। तो ये सारे के सारे आपका मेटामॉर्फिक का उदाहरण है। तो कोई जरूरी नहीं है आपका नाइसेज संरचना के बारे में ही पूछे, यहाँ पर पूछ देगा मार्बल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक, टिक लगाना है मेटामॉर्फिक। क्वेश्चन में पूछ देगा ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर इज फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक, टिक लगाना है मेटामॉर्फिक में। आपको दे देगा मैक्यूलोज के बारे में दे देगा, मैक्यूलोज स्ट्रक्चर इज फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक। या सवाल आपको दे देगा कि मेटामॉर्फिक चट्टानों का निम्न में से कौन सी संरचना का उदाहरण है, या मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण दे। आपका ऑप्शन नंबर ए में दे देगा मैक्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा ग्रेनुलोज, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा मार्बल, एंड ऑप्शन नंबर डी में दे देगा ऑल ऑफ दीज। देन हम इसमें टिक लगाएंगे ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। देन लास्ट क्वेश्चन सेट 1 का, हाइड्रोथर्मल रिप्लेसमेंट प्रोसेस कंट्रोल्स। जो हाइड्रोथर्मल जो रिप्लेसमेंट होता है, उनके प्रोसेस जो होते हैं, वो कंट्रोल्स जो होते हैं, उनका क्या है, ऑक्सीडेशन के थ्रू या हाइड्रेशन या आपका सुपरजीन इनरिचमेंट के थ्रू या ऑल ऑफ दिस। तो ये आपका सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है और ये इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, हाइड्रेशन भी होता है और सुपरजीन इनरिचमेंट भी होता है। तो यहाँ से आपका 35 क्वेश्चंस का एनालिसिस आपका खत्म होता है और यहाँ पर शुरू होता है सेट 2, जियोलॉजी में सेट 2। यहाँ पर टोटल 35 क्वेश्चंस है जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनर्जी बनाए रखना है, जो भी साथी जुड़े हुए हैं एनर्जी बनाए रखना है। किसी पॉइंट में अगर दिक्कत होगा, किसी भी चीज़ों के बारे में अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देन मेटामॉर्फिक क्यों होगा आप समझ गए है ना, कंसेप्ट को समझ गए। अब यहाँ पर आता है सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्मा इज फाउंड इन।
जो मैग्मा पाई जाती है ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन आपका क्वेश्चन यहाँ आंसर भी मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ या आंसर भी दिया हुआ है, दिक्कत नहीं है। तो आपको तो यहाँ पर देख के बता दिया कि अच्छा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेंटल सही होगा। लेकिन मेंटल क्यों सही होगा इसे आपको थ्योरेटिकली जानने की जरूरत है। आखिर मेंटल क्यों होगा आपको कंसेप्ट समझना है ना, कंसेप्ट समझना है ताकि आपका कंसेप्ट आपका एग्जाम में काम आए। या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन या 3 मार्क्स वाले में पूछ देगा कि मैग्मा आखिर किन जोन में पाया जाता है, मैग्मा किस क्षेत्र में पाया जाता है, या मैग्मा के बारे में वर्णन करे, आपसे पूछ देगा है ना। डिफाइन अबाउट द मैग्मा या लावा, उनके बारे में पूछ देगा 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में दे देगा या किसी भी 1 मार्क्स में दे देगा। तो आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इनके बारे में समझिए कंसेप्ट। मैं आपको बताया हूं कि ये आपका क्रस्ट है। क्रस्ट कहने का मतलब कि पृथ्वी का ऊपरी सतह जहां पर आप अभी बैठे हुए हैं या खड़े हैं, जिसे हिंदी में भू सतह भी कहा जाता है। और ये वाले पृथ्वी के आंतरिक भाग हुए जिसे आपका हिंदी में आंतरिक भाग और इंग्लिश में इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो हमने आपको कहा था, बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक हमने बताया था आपको, एक क्रस्ट हो गया और एक आपका मेंटल वाला एरिया हो गया जिसे हिंदी में परवार बोला जाता है, और एक ये वाला जो पॉइंट है इसे कोर कहा गया। कोर हिंदी में भी वही कोर ही कहा जाता है। ये वाला जो एरिया है ये लिक्विड स्टेट में होता है और यहीं पर मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा इसी मेंटल वाले जोन में होता है, मेंटल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और यहीं से लिक्विड मैग्मा जब ऊपर की ओर फ्लो होता है, इधर उधर फैलता है, और यहीं लिक्विड मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर चट्टान के रूप में बनती है जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ये मैग्मा इज फाउंड इन, मैग्मा आखिर कहाँ से निकलती है या कहाँ पाया जाता है, तो मैग्मा पाया जाता है मेंटल में। क्यों पाया जाता है, आप इस कंसेप्ट को आप समझ गए। देन यहाँ से क्रस्ट से यानी भूसतह के ऊपरी भाग से जो मेंटल की दूरी होती है लगभग 2700 किलोमीटर होता है। तो आप ये भी समझ गए, इनका दूरी कंसेप्ट भी आप समझ गए। देन हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 2, लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका इफ फाउंड इन व्हिच वोल्केनिक रॉक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ बेसाल्ट है। और इससे पहले आपको मैं प्रैक्टिस भी कराया, सेट 1 में भी ये क्वेश्चन था, सेट 1 में भी था। जल्दी जल्दी आप जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको लिखना भी है, भले यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको भी जवाब में लिखना है। अगर इनमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है वो भी आपको बताना है ना। तो लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका इफ फाउंड इन व्हिच वोल्केनिक रॉक, या डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक, आपका इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। तो कौन सा चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम होता है, तो आपका बेसाल्ट में। अगर यहाँ पर हाइस्ट, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हाइस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका, तो हाइस्ट परसेंट, अच्छा मैं आंसर को ब्लर कर सकता हूं लेकिन ब्लर किया नहीं है ना। ब्लर करने का तो मैं कर सकता हूं लेकिन किया नहीं हूं। खैर ब्लर और अनब्लर करने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना है ना। तो यहाँ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका इफ फाउंड इन व्हिच वोल्केनो, तो यहाँ पर आपने टिक लगा दिया सर बेसाल्ट होगा। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि अगर हाइस्ट अगर सिलिका के बारे में पूछ दूं तब आप क्या करेंगे, हाइस्ट सिलिका के बारे में आप क्या करेंगे, तो हाइस्ट सिलिका आप क्वेश्चन में जरूर जवाब देंगे, उनका आंसर क्या होना चाहिए, तो हाइस्ट रायोलाइट हो जाएगा। देन आपका ऑप्शन नंबर डी सही डी होगा। अगर यहाँ पर हाइस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका देगा तब, लोएस्ट रहेगा तो बेसाल्ट में टिक लगाएंगे, हाइस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका रहेगा तो रायोलाइट में। देन क्वेश्चन नंबर 3, लैकोलिथ एग्जिबिट शेप। लैकोलिथ किस प्रकार के शेप होता है, किस प्रकार के आकार का होता है, तो प्लानो कॉन्वेक्स या प्लानो कॉनकेव या कॉनकेव कॉन्वेक्स या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक उत्तर हो जाएगा आपका प्लानो एंड कॉन्वेक्स। प्लानो एंड कॉन्वेक्स आपका 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। देन क्वेश्चन नंबर 4, और इनका भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि आखिर आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जरूर आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा आप आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताइए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकॉर्डेंट इग्नियस बॉडी। कॉनकॉर्डेंट इग्नियस बॉडी के बारे में यहाँ पर पूछा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करें जल्दी जल्दी। 4 नंबर सील लिख रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी। सील क्यों है इनके बारे में बताएंगे, कंसेप्ट ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। बी, ऑप्शन नंबर बी, यस। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सील। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सील क्यों होगा इनके बारे में फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हमने आपको बताया इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आपका इंट्रूसिव और एक है आपका एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका कॉनकॉर्डेंट और एक आपका डिस्कॉर्डेंट, जिसे हिंदी में अनुस्तरी और इसे हिंदी में अनुनस्तरी। एंड देन कॉनकॉर्डेंट का फेमस एग्जांपल सील
और डिस्कॉर्डेंट का फेमस एग्जांपल डाइक। देन यहाँ पर पूछा है आपका कॉनकॉर्डेंट का फेमस एग्जांपल सील, आपका सही है। कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है डिस्कॉर्डेंट के बारे में, तो इनके बारे में भी आप यहाँ पर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। देन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आप लोग सवाल का जवाब देते जाएंगे, कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे सवाल का जवाब। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका डाइक। क्यों? कंसेप्ट यहाँ पर याद रखिए। D4 आपको ट्रिक में याद रखने का बोला था कि D4 डाइक, और डाइक का जो फेमस एग्जांपल, सॉरी D4 डिस्कॉर्डेंट, D4 डिस्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट का फेमस एग्जांपल हो जाएगा डाइक। इनके संरचना के बारे में बोलूं तो D4 डोर याद रखना है, खड़ी दीवारों की तरह इनकी संरचना होती है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ये सही है। कंसेप्ट याद रहेगा, सब याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, लावा कैन फ्लो टू ग्रेटर डिस्टेंस बिकॉज, लावा अधिक दूरी तय कर सकती है, क्यों? लावा अधिक दूरी तक तय कर सकती है, इनके बारे में कंसेप्ट मैं अच्छे से आपको समझाया हूं। क्यों? क्योंकि इसमें लो विस्कोसिटी यानी कम श्यानता होती है। हमने आपको एक मोबिल का उदाहरण देके बताया कि मान लीजिए ये मोबिल है और एक पानी है या आपका मिट्टी का तेल है, किरोसिन तेल जिसे बोलते हैं। मान लीजिए 2 फर्श हैं और ये आप एक ही टाइम में गिरा रहे हैं, तो ये अधिक दूरी तक तय कर सकता है कौन? मिट्टी का तेल, क्योंकि मिट्टी का तेल में लो विस्कोसिटी होती है, इनमें डेंसिटी कम होता है, इसलिए अधिक दूरी तक तय कर सकती है। तो लो विस्कोसिटी आपका सही है। देन क्वेश्चन नंबर 7, वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट इज, इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं बीते कल के सेशन में बताया था। वोल्केनिक इक्विवेलेंट या वोल्केनिक रॉक अगर पूछ दे तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट इज, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? आई होप आप समझ गए होंगे। 7 का जरूर जवाब दीजिएगा, 7 का जरूर बताइए आप, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, लेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी मैं वेट कर रहा हूँ। यस, इंग्लिश में मजा आएगा भाई, हिंदी का टर्म आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी का टर्म आपको दिक्कत होगी, इंग्लिश में जितना मजा आएगा। चलिए सभी लोग AK-47 भाई, ऑप्शन नंबर डी। बाकी लोग यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है, रायोलाइट। अरे इस सवाल को आपका घुमा के भी पूछ सकता है, कैसे पूछेगा? तो रायोलाइट को क्वेश्चन में दे देगा और ऑप्शन में आपका ग्रेनाइट दे देगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन ग्रेनाइट यूज किया है, क्वेश्चन में भी ग्रेनाइट यूज किया है और आपका ऑप्शन में भी ग्रेनाइट यूज किया है। तो वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट इज रायोलाइट आपका सही है। या अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ रायोलाइट इज, देन सही हो जाएगा ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट को वोल्केनिक रॉक के रूप में भी कहा जाता है या वोल्केनिक इक्विवेलेंट कहा जाता है। वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट इज रायोलाइट, है ना। और मैं आपको बताया था कंफ्यूजन नहीं होना है ना। पानी वगैरह पीते रहिए और सेशन को मजे से देखिए, क्लास में इंटरेस्ट होकर पानी वगैरह पीते रहिए और मस्त से देखिए, है ना, ताकि आपको क्लास में बोरिंग ना लगे, क्लास आपको बोरिंग ना लगे, मजा आए। तो चलिए अब मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज बताने जा रहा था, वोल्केनिक रॉक के बारे में अगर पूछे कि वोल्केनिक, राइट द एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक रॉक, राइट द एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक रॉक, तो आपको टिक लगाना है बेसाल्ट में, बेसाल्ट में। अगर सवाल पूछे आपका कि राइट द एग्जांपल ऑफ प्लूटोनिक रॉक, तो हम कल के सेशन में आपको अच्छे से बताया था कि ये जो वोल्केनिक रॉक के बारे में अगर पूछे, वोल्केनिक रॉक का एग्जांपल के बारे में अगर पूछे तो आपको टिक लगाना है बेसाल्ट। अगर आपको सवाल पूछे कि प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल के बारे में, प्लूटोनिक रॉक, तो आपको टिक लगाना है, इनके एग्जांपल्स लिखना है आपका, ये आपका बेसाल्ट हो गया और एक हो गया आपका प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक। अगर आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो प्लूटोनिक रॉक आपका पूछा है, और प्लूटोनिक रॉक का जो एग्जांपल होता है वो आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के अलावा गैब्रो भी होता है, गैब्रो भी होता है, गैब्रो के अलावा डायोराइट भी होता है, इनके अलावा साइनाइट भी होता है। ये जो भी मैं नाम ले रहा हूं ये सारे के सारे प्लूटोनिक रॉक है। और वोल्केनिक रॉक के बारे में जैसा कि मैंने बताया, बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट के अलावा अंडेसाइट भी होता है, अंडेसाइट। अंडेसाइट के अलावा और भी नाम होता है ना, जैसे आपका डेसाइट हो गया, वोल्केनिक रॉक, देन आपका प्लूटोनिक रॉक, ग्रेनाइट। अब एक कंसेप्ट आपको समझना है कि ग्रेनाइट में कुछ ऐसे प्रकार भी है, कुछ ऐसे टाइप्स भी है जो कि आपका वोल्केनिक का भी उदाहरण है, जो कि आपका
वोल्केनिक का भी उदाहरण है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो प्लूटोनिक रॉक्स के अंतर्गत भी ग्रेनाइट रह सकता है, देन आपका वोल्केनिक में भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं हम, वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट इज राइलाइट, देन वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ राइलाइट इज ग्रेनाइट। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप कांसेप्ट समझ गए। देन क्वेश्चन नंबर 8, द फॉर्मेशन ऑफ पिलो लावा इंडिकेट्स। पिलो लावा जो होते हैं वो किस प्रकार को इंडिकेट करता है? तो ये फ्री इरप्शन सही है। और फ्री इरप्शन क्यों? क्योंकि फ्री इरप्शन, इरप्शन मतलब होता है उद्गार। तो लावा उद्गार कब होता है? जब आपका ये जो क्रैक लाइन अगर फ्री होगा, क्रैक लाइन अगर मिलेगा लिक्विड मैग्मा को, तब वो फ्लो होकर इधर उधर फैलेगा। देन अगर इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ में अगर चट्टानें जमती है तो उसे इंट्रूसिव रॉक कहा जाता है। अगर पृथ्वी के बाहरी हिस्सों में अगर चट्टान बनती है तो उसे एक्सक्लूसिव रॉक कहा गया। देन क्वेश्चन नंबर 9, ए सेडिमेंट्री लेयर व्हिच थिकनेस इज मोर देन 1 सेंटीमीटर इज नोन एज स्ट्रैटम। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर पूछा है, इससे पहले मीटर भी पूछा था, मीटर में। तो यहाँ पर मीटर है या सेंटीमीटर है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो अगर सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों का थिकनेस, उनका मोटाई 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर से अधिक हो तो आपको स्ट्रैटम में टिक लगाना है। अगर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर से उनका कम हो देन हम लेमिना में टिक लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि इफ थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज मोर देन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड स्ट्रैटम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है, स्ट्रैटम। क्वेश्चन नंबर 10, क्रॉस बेडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन। क्रॉस बेडिंग किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? तो सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर होती है, इसमें क्रॉस बेडिंग टाइप के चट्टानें होती है। देन क्वेश्चन नंबर 11, रिपल मार्क्स किस प्रकार के चट्टानों में होती है? रिपल मार्क्स आपका सेडिमेंट्री में, याद रखना रिपल मार्क्स सेडिमेंट्री। ये प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस में पूछा है आपका। एंगुलर शेप के बारे में हमने आपको प्रीवियस सेट में बताया था। एंगुलर शेप ऑफ ग्रेन फाउंड इन सैंडस्टोन जो होते हैं वो आपका एंगुलर शेप होते हैं। सैंडस्टोन जो होते हैं वो आपका एंगुलर शेप होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, द रीजनल मेटामॉर्फिज्म इन्वॉल्व्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ देता है कि राइट द एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। हम बार बार थ्योरी वाले सेशन में एजेंट्स के बारे में चर्चा किया था, जिसे हिंदी में कारक कहा जाता है। तो आपका एजेंट्स रहे या आपका रीजनल मेटामॉर्फिज्म इन्वॉल्व्स कंबाइंड इफेक्ट रहे, तो आपको एक ही चीज समझना है। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है वो आपका इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक जब क्या होता है कि इसमें हीट या टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा केमिकल फ्लूइड्स होता है। तो अगर ये इसमें मुख्य रूप से 3 एजेंट्स होते हैं, हीट या टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल फ्लूइड्स। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए कि हीट टेम्परेचर, प्रेशर या केमिकल फ्लूइड्स किसमें है? तो इसमें प्रेशर टेम्परेचर तो है लेकिन केमिकल फ्लूइड्स नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी की ओर देखते हैं। प्रेशर है, टेम्परेचर भी है और केमिकल लिक्विड भी है या फ्लूइड भी बोल सकते हैं। देन ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर एंड केमिकल लिक्विड है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको कंपैरेटिव स्टडी करने भी सीखना होगा, कंपैरेटिव स्टडी करके ही आपको टिक लगाना होगा ताकि क्वेश्चन का जवाब गलत ना हो। तो मेटामॉर्फिज्म बनने के लिए 3 इफेक्ट्स की जरूरत है, 3 एजेंट्स की जरूरत है, 3 एजेंट्स, हीट टेम्परेचर, हीट का या टेम्परेचर का एक ही बात है, देन प्रेशर, देन केमिकल लिक्विड्स। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, थर्मल मेटामॉर्फिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। यानी इनके मेटामॉर्फिज्म के जो कैरेक्टर है इसमें किस प्रकार का? तो ऑप्शन नंबर बी पे है टिक लगा हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर तो होती ही है, इसमें हाई प्रेशर होती है, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, केमिकल लिक्विड होगा, तभी जाके मेटामॉर्फिज्म बनेगा। यानी अवसादी या आग्नेय चट्टानों से कायंत्री चट्टानों में तभी परिवर्तन होगा जब ये काम करेगा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, देन आपका केमिकल लिक्विड्स जब होगा तब जब जाके वो मेटामॉर्फिज्म बनेगा। तो यहाँ हाई टेम्परेचर भी जरूरी है, यानी अधिक तापमान, और अधिक प्रेशर मतलब दाब गर्म भी बोला जाता है, अधिक दाब। तो आपका हाई टेम्परेचर जरूरी है और हाई प्रेशर भी जरूरी है। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। कांसेप्ट दिमाग में रखिए, आपका सवाल गलत नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि माइका ऑकर्स इन डॉट 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 ऑफ झारखंड। माइका कहां पर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कोडरमा। कोडरमा सही है, ना तो बोकारो होगा, ना ही लोहरदगा होगा और ना ही रांची होगा। अब ये कोडरमा क्यों होगा, इनके पीछे भी मैं बताया हूँ कि आपको माइका को हिंदी में कहा जाता है अभ्रक, और शॉर्ट में ट्रिक मेथड में याद रखने के लिए बोला था कि कौ से आप कोडरमा याद रखिए, कोडरमा। तो कोडरमा कहां पर पाया जाता है सबसे अधिक, सॉरी अभ्रक सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है? तो कोडरमा में। क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ सकता है कि कोडरमा में किस प्रकार के खनिज पाया जाता है? तो आपका माइका पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर माइका क्वेश्चन में दिया है, देन आपका ऑप्शन में कोडरमा है तो कोडरमा टिक लगाएंगे। बोकारो में क्या है? तो बोकारो में आपका स्टील फैक्ट्री है। लोहरदगा, हाँ लोहरदगा को आपका बॉक्साइट नगरी कहा जाता है, लोहरदगा को आपका बॉक्साइट नगरी कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या माइका के बारे में पूछा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोडरमा इन फैस्कस फॉर इट्स, सॉरी यहाँ पर फेमस होना चाहिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो कोडरमा इज फेमस फॉर व्हिच टाइप ऑफ मिनरल्स?
माइका, आयरन, कॉपर एंड कोल। देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा के पूछा है। तो कोडरमा किसके लिए फेमस है भाई? तो माइका। देन आपका यहाँ पर समझ गए होंगे कि आखिर यहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, कोडरमा या माइका के संबंध में पूछेगा तो। धनबाद, धनबाद इज फेमस फॉर कोल डिपोजिट्स, है ना। धनबाद किसके लिए फेमस है? वो कोल के लिए। देन आते हैं आपका यहाँ पर प्लेजर डिपोजिट्स आर फॉर्म्ड ऑफ बिकॉज। देखिए इसके बारे में भी सेट 1 में हमने चर्चा किया कि प्लेजर डिपोजिट जो बनता है वो आपका, हालांकि यहाँ प्लेजर डिपोजिट के लिए मैकेनिकल कंसंट्रेशन जरूरी है। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज अगर रहता है तो ऑल ऑफ दीज में टिक लगाते हैं, लेकिन ऑल ऑफ दीज नहीं है तो हम मैकेनिकल कंसंट्रेशन में टिक लगाएंगे। देन आपका क्वेश्चन नंबर 18, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ये डाना, सॉरी द टर्म आर्कियन। आर्कियन के बारे में जब स्टैटिग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर आर्कियन सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपको मैं बताया हूँ एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ के बारे में बात करूं तो 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी पृथ्वी की आयु के बारे में बात किया है लगभग 4500 करोड़, 4500 करोड़ वर्ष। अगर इसको मिलियन में लिखना है तो ये अगर बिलियन में लिखना है तो 4.5 हो जाएगा बिलियन ईयर्स में, और मिलियन ईयर्स में लिखना है तो 4500 मिलियन ईयर्स हो जाएगा, या इसे करोड़ भी कह सकते हैं आप। तो आप समझिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4500 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4500 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। तो कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले जो बना वो आपका चट्टान का निर्माण हुआ है। सबसे पहले जो बना है वो आपका चट्टान का ही निर्माण हुआ है। तो ये कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म आर्कियन। तो ये जो सबसे पहले चट्टान बना है, और आपको मैं पढ़ाया हूं कि सबसे पहले प्रकार के चट्टानों को इग्नियस रॉक कहा जाता है या अग्निय चट्टान कहा जाता है। इसे स्ट्रैटिग्राफी में आर्कियन चट्टान भी कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसे आर्कियन चट्टान भी कहा जाता है, या आर्कियन पीरियड भी कहा जाता है। जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तो उस टाइम को, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, यानी आज से 4500 करोड़ वर्ष पहले के टाइम को नाम दिया गया आर्कियन पीरियड या आर्कियन ईरा नाम दिया गया। तो कहा कि जो आर्कियन जो टर्म है, जो शब्द है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इनके बारे में कौन बताया था? तो आर्थर होम्स या एमएस कृष्णन या नन ऑफ दिस, तो या जेडी डाना। तो आपका जेडी डाना सही है। जो आर्कियन जो टर्म यूज किया गया था, आर्कियन जो वर्ड का जो टर्म यूज हुआ था, वो सबसे पहले जेडी डाना ने किया था। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। देन क्वेश्चन नंबर 19, डायनासोर एग्जिस्ट ड्यूरिंग, अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बताया गया है कि आज से 4500 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वर्तमान समय तक अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग समय अंतराल में किस प्रकार के जीव जंतु आया, किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ, किस प्रकार के जीव जंतु का आया और लुप्त होकर चला गया, किस प्रकार के पेड़ पौधे पाया गया, हाथी का आगमन कब हुआ, डायनासोर का आगमन किस पीरियड में हुआ और चला गया। तो आपको जब पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। तो डायनासोर की उत्पत्ति और उनका लुप्त जो खत्म हुआ था वो आपका जुरासिक पीरियड में हुआ था, है ना, जुरासिक पीरियड में। और यहाँ पर जुरासिक ऑप्शन में नहीं है, पहले पैल्कोजोइक है, मेसोजोइक है, टर्सरी है एंड ऑल ऑफ दिस। हमने कहा जुरासिक, और ये जो जुरासिक होते हैं ये टर्सरी ईरा के अंतर्गत आता है। जुरासिक क्या है? ये पीरियड है। और जुरासिक पीरियड किसके अंतर्गत आता है? तो टर्सरी ईरा के अंतर्गत, है ना, यानी टर्सरी कल्प के अंतर्गत। तो इसलिए आपका टर्सरी सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20, द गोंडवाना सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज, देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कोल है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, यहाँ ऑल ऑफ दिस। तो गोंडवाना सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, हालांकि कोल यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, लेकिन सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ऑल ऑफ दिस दे दिया है। तो यहाँ पर और डी यहाँ पर टिक लगा दिया, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर कोल भी सही है, ऑल ऑफ दिस भी सही है। कंपैरेटिव स्टडी के अकॉर्डिंग आप समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों दिया हुआ है। तो जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो गोंडवाना सिस्टम या गोंडवाना ग्रुप के बारे में समझिए। मान लीजिए ये आपका धनबाद है, और यहाँ इधर से रांची होते हुए आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए मध्य प्रदेश जाती है। ये वाले जो एरिया है इसका नाम दिया गया गोंडवाना रीजन, यानी गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र। तो धनबाद में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कोल। और जो गोंडवाना रीजन है, ये वाले जो क्षेत्र है, इसमें कोल का अधिक भंडारण है। तो इसलिए यहाँ पर तो द गोंडवाना सिस्टम इज इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर गोंडवाना सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन क्या इन जगहों में, जो मैं यहाँ धनबाद से लेके जो झारखंड के रास्ते उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक जा रहा हूँ, ये वो गोंडवाना एरिया हुआ, गोंडवाना रीजन हुआ, क्या यहाँ पर लाइमस्टोन नहीं पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। क्या बलुआ पत्थर नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर ऑल ऑफ दिस टिक लगाएंगे। अगर ऑल ऑफ दिस टिक नहीं रहता है, लाइमस्टोन नहीं रहता है, सैंडस्टोन नहीं रहता है, देन हम कोल में टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर कोल भी होगा, लाइमस्टोन भी होगा, सैंडस्टोन, ऑल ऑफ दिस यहाँ पर सही होगा। क्यों होगा? इनके बारे में हमने कंसेप्ट बताया कि ये वाले जो एरिया, जिस एरिया में आप निवास करते हैं, इसको कहा जाता है गोंडवाना एरिया। और ये जो गोंडवाना शब्द है, इनकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर गोंड जाति के लोग अधिक रहते हैं।
और एक साइंटिस्ट का नाम है मेडलीकॉट, जिन्होंने 1872 में सबसे पहले गोंडवाना शब्द का प्रयोग किया था। तो इस वाले क्षेत्र में, और वहीं से आ गया गोंड। अगर भारत में बात करेंगे कि सबसे अधिक जनजातियों में सबसे अधिक इनकी संख्या है, तो गोंड जाति के लोगों की संख्या अधिक है। आपके दिमाग में होगा कि संथाल अधिक पाया जाएगा, उराव अधिक पाया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गूगल में भी सर्च कर लेंगे तो आपको गोंड जाति के लोग अधिक पाया जाएगा। तो भारत में सबसे अधिक गोंड जाति के लोग रहते हैं, जो कि आपका एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। देन आया आपका 21, द बिंदियन सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाया है, लाइमस्टोन को। तो हालांकि बिंदियन सिस्टम में डायमंड भी अधिक पाया जाता है। अगर ऑल रहता और कोल नहीं रहता तो हम ऑल में टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोल है, जो कि बिंदियन सिस्टम में कोल नहीं पाया जाता है, तो हम लाइमस्टोन को टिक लगाएंगे। हालांकि डायमंड का भी मात्रा इसमें पाया जाता है बिंदियन सिस्टम में, देन हम टिक लगाएंगे लाइमस्टोन में। क्यों? यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन सेट करने के दौरान भी जो क्वेश्चन सेट कर रहे होते हैं वो भी कंफ्यूज होता है कि आखिर क्या देंगे क्या नहीं देंगे, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम कौन सा ऑप्शन में टिक लगाना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया बिंदियन सिस्टम में तो डायमंड की भी मात्रा रहता है ना। सैंडस्टोन भी हो सकता है, जो कि हमने गोंडवाना में बताया कि सैंडस्टोन भी पाया जाता है। बिंदियन सिस्टम में भी सैंडस्टोन हो सकता है, लेकिन ये ऑल ऑफ दिस हमारे पास है नहीं, और कोल बिंदियन सिस्टम होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पर लाइमस्टोन टिक लगाएंगे। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद यहाँ पर सीधा, अच्छा 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मिसिंग हुआ टाइपिंग का, लेकिन हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। देन आते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में जो होगा वो पैलेंटोलॉजी के बारे में दिया है कि पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश डैश। और आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका प्लांट इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर बी एनिमल इवैल्यूएशन, जो कि एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सेट 1 में चर्चा कर किया हूं। ऑप्शन सी फॉसिल्स, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको टिक लगाना है फॉसिल्स। देन ऑप्शन नंबर डी मिनरल्स। यानी पैलेंटोलॉजी में किनका स्टडी होता है, जीवाश्म विज्ञान में किनका स्टडी होता है। तो आपका नाम से ही पता चलता है कि पैलेंटोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जीवाश्म, और फॉसिल्स को भी हिंदी में कहा जाता है एक तरह से जीवाश्म ही कह सकते हैं, है ना। तो पैलेंटोलॉजी जीवाश्म, तो हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। यानी आपका पैलेंटोलॉजी में जो स्टडी होता है वो फॉसिल्स का स्टडी होता है। देन क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 20 में है इंडेक्स फॉसिल्स का यूज किसमें होता है। इंडेक्स फॉसिल्स तो इंडेक्स फॉसिल्स के बारे में अगर बात करूं तो हमने बात किया था क्लाइमेट चेंज के बारे में, स्ट्रैटिग्राफिक इंडिकेटर्स के रूप में, या इकोनॉमिक टूल्स के लिए। देन ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन है। तो क्लाइमेट चेंज भी होता है, स्ट्रैटिग्राफिक इंडिकेटर्स के रूप में भी होता है, लेकिन इकोनॉमिकल टूल्स के रूप में यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। अगर आप ऑल ऑफ दीज में भी टिक लगाएंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑल ऑफ दीज नहीं रहे तब उस दृष्टिकोण में आपको क्या लगाना है, तो आपको स्ट्रैटिग्राफिक इंडिकेटर्स टिक लगाना है। लेकिन अगर ऑल ऑफ दीज रहेगा तो ऑल ऑफ दीज में आपको टिक लगा देना है। देन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में इम्प्यूरिटी कंटेंट के बारे में पूछा है। इम्प्यूरिटी कंटेंट ऑफ एन वार इज नॉन एज। ये सवाल भी ऑलरेडी मैं सेट 1 में चर्चा कर दिया हूं। तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा गैंग, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा टेनर, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा मिनरल, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा सोर्स। सटीक आंसर क्या होना चाहिए आपको पता लग गया होगा। इम्प्यूरिटी कंटेंट के बारे में जब बात करें तो आपका क्या होगा, इम्प्यूरिटी कंटेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर गैंग मिनरल्स हो जाएगा, क्योंकि गैंग मिनरल्स को कहा जाता है हिंदी में अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज मतलब वैसा खनिज जिसमें कुछ धातु का भी अंश रहेगा, कुछ अधात्विक अंश रहेगा, उसे कहा जाता है अधात्विक। टेनर ये अलग चीज है, मिनरल ये होगा नहीं। मिनरल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आपका मेटल, एक है आपका गैंग, और एक है आपका नॉन मेटल। तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। देन क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर पूछा है सिस्टोज जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, ये किस प्रकार के चट्टानों में होती है। स्ट्रक्चर इज, आप जरूर जवाब देंगे इसका, फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक। मल्टीपल ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा
मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। देन ऑप्शन नंबर डी में दे दिया ऑल ऑफ दिस, कौन सा होना चाहिए? तो आई होप कंसेप्ट आपको याद है, मैंने बताया कि सिस्टोज रहे, ग्रैनुलोज रहे, मैक्यूलोज रहे या मार्बल रहे, ये सारे के सारे आपका मेटामॉर्फिक का उदाहरण होगा, बोले तो कायंत्री चट्टानों का उदाहरण होगा। तो जो भी कायंत्री चट्टान टिक लगाए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर कह रहा है कि ऑफाइटिक टेक्सचर इज फ्रीक्वेंटली फाउंडेड इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक? तो बेसिकली ये इग्नियस रॉक, जब आप टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर इनका जवाब मिल जाएगा। ये आपका इग्नियस रॉक आपका बिल्कुल सही है। देन डॉट डॉट एग्जिबिट कॉनकैव या कॉन्वेक्स शेप, कॉनकैव कॉन्वेक्स शेप इस प्रकार के शेप है, तो ये आपका लोपोलिथ, जो लोपोलिथ आकार के जो चट्टाने होती है ये दिखने में कॉनकेव और कॉन्वेक्स जैसे शेप होती है। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द लैमिना? लैमिना के बारे में पूछा है सेडिमेंट्री रॉक में। देन कह रहा है यहाँ पर व्हेन द थिकनेस ऑफ बेड इज लेस देन आई कैन इज कॉल्ड लैमिना। यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन द थिकनेस ऑफ बेड इज लेस देन, अगर आपका लैमिना हम किनको कहेंगे? बेड से अगर मोटाई कम रहेगा, कोई एक ऐसा चट्टान होगा अवसादी चट्टान जिनका मोटाई बेड से कम होगा, उसे हम लैमिना कहेंगे। यहाँ पर बेड वर्ड यूज किया है, लेकिन आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि वैसा अवसादी चट्टान जिनकी मोटाई या जिनका थिकनेस 1 सेंटीमीटर से कम हो, उसे हम लैमिना कहते हैं। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29, गैस्ट्रोपोडा व्हिच टाइप ऑफ गैस्ट्रोपोडा बिलोंग टू व्हिच फाइलम? गैस्ट्रोपोडा किस प्रकार के फाइलम से बिलोंग करता है? तो यह आपका मोलस्क का नाम है। यहाँ मोल्सिया लिख दिया है, जो कि नहीं होगा, मोलक्स होना चाहिए, MOLLUCS, मोलक्स कहा जाता है। तो गैस्ट्रोपोडा जो बिलोंग करता है, जो ग्रुप का नाम है, वो मोलक्स हो जाएगा। देन 30, द ब्रैकियोपोड सेल्स आर मेड ऑफ हाउ मेनी वाल्व्स? जो ब्रैकियोपोडा, ये आपका पैलेंटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत आता है, चाहे वो गैस्ट्रोपोडा हो या ब्रैकियोपोडा। तो कह रहा है यहाँ पर कि कितने वाल्व्स के बने होते हैं, जो ब्रैकियोपोडा का जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के वाल्व से बने होते हैं? तो ये 2 वाल्व से बने होते हैं, एक आपका ऊपरी भाग और एक आपका निचले भाग, इस प्रकार से बना हुआ रहता है। जैसे कोई भी घोंघास वगैरह देखेंगे, कोई भी जीव जंतु, ऊपर से एक रहेगा ढक्कनुमा और नीचे से एक ढक्कनुमा, और यहाँ दोनों जुड़ा हुआ रहेगा। तो इनके, इसको एक वाल्व नाम दिया गया और इसका एक वाल्व, तो 2 वाल्व है ना, डोर्सल वाल्व एंड वेंट्रल वाल्व। जब आप पढ़ेंगे इनके बारे में तब आपको पता चलेगा। व्हाट इज ऑर ऑफ कॉपर? तो आपको इसे भी ट्रिकी मेथड में याद रखना है, C4 कॉपर एंड C4 चाल्कोपाइरेट। तो चाल्कोपाइरेट इज अ और मिनरल्स ऑफ कॉपर, आपको दिमाग में रखना है। तो C4 आपको याद रखना है, C4 कॉपर एंड C4 चाल्कोपाइरेट। देन क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आपका आंसर पता होगा। कह रहा है कि वेयर इज रूबी माइका फाउंड इन झारखंड? इससे पहले आप जो सवाल था, कहा कि झारखंड में किस प्रकार के माइका पाया जाता है। ऑप्शन में था रूबी, देन अदर ऑप्शंस, तो आपको टिक लगाया रूबी। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा है कि रूबी माइका जो झारखंड में पाई जाती है वो झारखंड के किन जिला में पाई जाती है? तो रूबी क्या है? ये माइका का उदाहरण है, जिसे हिंदी में आपका अभ्रक कहा जाता है, अभ्रक। और अभ्रक का क और क से कोडरमा आपको याद रखना है। देन आपको ट्रिकी मेथड बोलना नहीं, अगर इससे रिलेटेड, माइका से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल आएगा आप बनाकर जरूर आएंगे। द कैलकेरियस सेल ऑफ लैमली ब्रैंकिया या लैमली ब्रांचेस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वाल्व्स? ये भी आपका पैलेंटोलॉजी का उदाहरण है। लैमली ब्रैंकिया के बारे में कह रहा है कि लैमली ब्रैंकिया जो बना हुआ रहता है ये कितने प्रकार के वाल्व से बने रहते हैं? ये भी 2 वाल्व से ही बना हुआ रहता है। ये जो लैमली ब्रैंकिया प्रकार के जीव है ये भी 2 वाल्व से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो 2 वाल्व्स आपका सही है। देन 34 कह रहा है कि ग्वासन इज अ डॉट डॉट रिसिडुअल। तो बेसिकली ये अधात्री रिसिडुअल है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्वासन रॉक के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। देन 34 का यहाँ पर ग्वासन जो रॉक है ये आपका गैंग रिसिडुअल टाइप का है। देन 34 का आपका आंसर हो जाएगा गैंग रिसिडुअल। देन आपका लास्ट क्वेश्चन 35, यहाँ पर क्वेश्चन है द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू पास्ट वाज गिवन बाय, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी आपका सवाल 2010 से लेकर अगर 2024 तक देखेंगे तो कई एक साल में आपका रिपीट किया है। तो द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू पास्ट वाज गिवन बाय, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स डार्विन, जेम्स हटन, विलियम स्मिथ या डॉक्टर हेनरी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हटन। और जेम्स हटन के बारे में जानते हैं कि फादर ऑफ जियोलॉजी, यानी मॉडर्न, हु इज जेम्स हटन? तो जेम्स हटन इज फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी, यानी भूविज्ञान का पिता कहा जाता है जेम्स हटन को। यानी भूविज्ञान के क्षेत्र में जेम्स हटन बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनके कारण जियोलॉजी के फादर कहिए या ऑरिजिनेटर कहिए, आपका जेम्स हटन को माना जाता है। और डॉक्टर हेनरी के बारे में अगर चर्चा करें तो मैं आपको बताया हूं कि जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया का इन्वेंटेड डॉक्टर हेनरी वेस्ली ने किया है। जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया का इन्वेंटेड यानी प्रतिपादन कौन किया था? तो डॉक्टर हेनरी ने किया है। जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया कहने का मतलब कि भारत या इंडिया, इसमें कितने राज्य है और उन राज्यों में किस प्रकार खनिजों की उपस्थिति है, इनके बारे में एक मैप तैयार किया था डॉक्टर हेनरी वेस्ली ने। लेकिन यहाँ पर सवाल तो पूछा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी प्रेजेंट इज द
की टू पास्ट, वर्तमान भूत की कुंजी है। या कथन किसके द्वारा, या स्टेटमेंट किसके द्वारा, तो जेम्स हटन के द्वारा। यहाँ से आपका कंप्लीटली दोनों सेशन खत्म होता है। इसके बाद उम्मीद है रात का जो सेशन आएगा वो आपका देखेंगे, थ्योरी क्लास लेने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। अगर एनर्जी बचा हुआ रहा, टाइम मिला तो मैं जरूर आपका लूंगा। और ये आप जो मैं 70 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा किया, इनको आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। और जो 2010 से लेकर 2023, 24, 25, 24 तक के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से करके जाइए। मेरा यूट्यूब में प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, 2010 से लेके 2024 तक का आपको आंसर मिल जाएगा। सर 14 को फिर से समझाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, थर्मल मेटामॉर्फिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पर हमने टिक लगाया हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। चलिए इनके बारे में डिफाइन करते हैं। हमने पेट्रोलॉजी के अंतर्गत पेट्रोलॉजी में बताया कि इसमें 3 तरह के चट्टान होती है। एक होती है आपका इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंटरी रॉक, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमने कंसेप्ट इग्नियस रॉक के बारे में क्या बताया कि सबसे पहले प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका नाम दिया गया इग्नियस रॉक। फर्स्ट प्रकार के जो रॉक्स है, फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड इग्नियस रॉक, यानी आपका ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब लिक्विड मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस अवस्था में आया तो उन चट्टान का रूप लिया, उसे नाम दिया गया इग्नियस रॉक। देन मान लीजिए एक पहाड़ और पर्वत है और यहाँ पर कोई झरना है और इन झरना से होकर पानी निकलती है और ये पानी जाके किसी नदी, किसी तालाब, किसी समुद्र में जाके मिलती है। तो एक तो हो गया आपका वाटर सोर्स, एक है आपका विंड यानी हवा के जरिए, एक है आपका लैंडस्लाइडिंग यानी भूस्खलन, एक है आपका रेन वाटर। तो ये आपका माध्यम का नाम बता रहा हूँ कि जब आग्नेय चट्टान का छोटा छोटा कंकड़ पत्थर, छोटा छोटा टुकड़ा जब वाटर के जरिए, जब हवाओं के जरिए, जब लैंडस्लाइडिंग के जरिए या वर्षा जल के माध्यम से जब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के रूप में टूटकर आगे बढ़ता है और वो किसी नदी के तल में जाकर, किसी तालाब के तल में जाके, किसी समुद्र के तल में जाके वो जब जम जाता है तो वो आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है। अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, तो जब मूल चट्टानों में जो प्राइमरी रॉक और सेकेंडरी रॉक है, यानी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है, इनमें जब क्या होता है कि जब टेम्परेचर पड़ता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या इसमें हाई प्रेशर, यानी आपका उच्च दाब क्रम, उच्च तापक्रम और रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग। तो जब इग्नियस रॉक में या सेडिमेंट्री रॉक में जब हाई टेम्परेचर पड़ेगा या हाई प्रेशर पड़ेगा या केमिकल चेंजिंग होगा तो ये बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, यानी आपका कायांतरिक चट्टान बन जाएगा। आग्नेय चट्टानों या अवसादी चट्टानों में जब उच्च तापमान और उच्च दाबक्रम और रासायनिक परिवर्तन होगा तो ये बन जाएगा कायांतरिक चट्टान। तो क्वेश्चन नंबर 14 में वही कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द थर्मल मेटामॉर्फिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इनके क्या कैरेक्टर है मेटामॉर्फिज्म बनने के लिए, कायांतरिक चट्टान बनने के लिए इनका क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर तो सही है लेकिन लो प्रेशर आपका नहीं होगा, लो प्रेशर आपका नहीं होगा। हाई टेम्परेचर है यहाँ हाई प्रेशर, ये सही है, बिल्कुल होगा। लो टेम्परेचर तो नहीं होगा, भले हाई प्रेशर होगा। लो टेम्परेचर नहीं होगा और ना ही लो प्रेशर होगा। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है और आई होप आप कंसेप्ट को समझ पाए। चलिए, आई थिंक यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आप इनको एक बार फास्ट मोड में करके, इसी वीडियो को फास्ट मोड करके एक बार आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और जो भी आपके सेशन, जो भी आपके साथी हैं उनको भी ये सेशन फॉरवर्ड करें। इनके बदले में इतना मेहनत करने के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप रिजल्ट अच्छा करें, यही हमारे लिए उपलब्धि है। जो भी मैं एनर्जी लगाया आपके पीछे, क्वेश्चन सेट करने में लगाया, इनके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अच्छा रिजल्ट करें, कंसेप्ट को समझे, बेहतर परफॉर्मेंस करके आए। टीचर के लिए यही उपलब्धि है। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, है ना। कल अच्छे से एग्जाम दीजिए, टाइम मिलता है तो मैं एक मैराथन क्लास रात में जरूर लूंगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको 2010 से लेके 2024 तक आपको मिल जाएगा मेरे सेशन में। लेकिन अभी जो मैं 70 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया, ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप हमसे कल जुड़ेंगे आंसर की के लिए, वहां पर भी देखेंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ने के लिए बोला और आपका सवाल क्या है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं जो भी बता रहा हूँ, अगर आप हमारे साथ विश्वास करके जुड़े हैं तो इनको अच्छे से जुड़िए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।